ओके, चलिए फिर शुरुआत करेंगे इस समय मार्केट की क्लोज कमाई का अड्डा की। हर्षदा वीरूर में हैं अगले 1.5 घंटे आपके साथ। और क्लियरली एक मेक और ब्रेक जोन में मार्केट, और इस समय एक और पुल बैक मार्केट में आता हुआ आज पूरा दिन इस खींचतान में मार्केट ने स्पेंड किया है। एक इनसाइड डे बनने के पूरे पूरे चांसेस। कल का लो प्रोटेक्ट हुआ वीरू, कल का हाई प्रोटेक्ट हुआ, दोनों कल का हाई रिजेक्ट हुआ रादर, और कल का लो प्रोटेक्ट हुआ। तो ये दोनों चीज़ें आज क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है। देखिए किस एक दो कैंडल बीच में इतनी बड़ी बनी थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि कल का लो टूट जाएगा, लेकिन फिर मार्केट ने रिकवरी दिखाई और निफ्टी 10 डेमा को प्रोटेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी 20 डेमा के आसपास झूल रहा है थोड़ा सा। आईटी ने थोड़ा संभाला हुआ है मामला, टीसीएस के नंबर से पहले आईटी स्ट्रांग है और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है, तो मतलब इतना खराब नहीं है मामला, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी है आज मार्केट में। जी हाँ, वॉलेटिलिटी है। लेकिन अनुज, आप देखिए एक टिपिकल एक्सपायरी डे, हमने ऑप्शन क्लस्टर्स की और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात भी की थी। सुबह एचडीएफसी बैंक का कोलैप्स, फिर रिलायंस का पार्टिसिपेशन, आईटीसी का पार्टिसिपेशन। हाँ। तो एजेस पे ट्रेड करना का की राय है? अब क्या अप्रोच? बिल्कुल नहीं, यही है। देखिए वीरू, एजेस पे ट्रेड करना है। और आज सुबह एक अप्रोच ये थी कि पहली ट्रेड एक सेल की होगी 24,430 के स्टॉप के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो लेवल नहीं निकलेगा इतनी आसानी से। जिस लेवल की कल कॉल राइटिंग हुई थी, मतलब भले ही मार्केट सुधर गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस लेवल की कॉल राइटिंग हुई थी वो क्लियर था कि अब ये नहीं टूटेगा। लेकिन रेंज है निफ्टी की अब 24,200 से 24,400, जो आज का लो और आज का हाई है। आज का लो 24,200 से जस्ट नीचे, आज का हाई 24,400 से जस्ट ऊपर। तो बेसिकली ये रेंज है। अब आप उसके एकदम मिडिल हैं। अब 3 PM मूव किस साइड आता किस साइड नहीं आता, फ्रैंकली मुझे नहीं पता, और ना मैं उसको गेस करना चाहूँगा। जब तक लेकिन हम लोग कल का लो बचा रहे हैं ना 24,140 के आसपास, और वो 10 डेमा भी है, तब तक ट्रेंड ऊपर का है मार्केट में, लार्जर ट्रेंड। और लार्जर ट्रेंड में हमेशा बाय ऑन डिप्स की अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन इंट्राडे में आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सेल भी करना आना चाहिए। जैसे आज सुबह एक सेल ट्रेड ने ज़्यादा पैसा बना के दिया, वो 24,400 के स्टॉप वाले ट्रेड। तो थोड़ा सा संभल कर निम्बल फुटेड रह के ट्रेड करें, लेकिन दोनों साइड की ट्रेड्स लें। ये क्या होता है, कई मार्केट्स होते हैं जिसमें आप एक व्यू बनाते हैं कि नहीं मैं बाय ऑन डिप्स ही करूंगा। कुछ मार्केट होते हैं जिसमें आप व्यू बनाते हैं कि नहीं मैं सेल ऑन रैली ही करूंगा। ये वो वाली मार्केट है जिसमें स्क्रीन देखकर आपको डिसाइड करना है। दोनों तरफ की पार्टिसिपेशन के मौके मिल रहे हैं, दोनों तरफ काम करिए, लेकिन स्क्रीन बेस्ड काम करिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी वीक है, क्लियरली बैंक निफ्टी वीक है। और अब तो हम 20 डेमा को बार बार रिविजिट कर रहे हैं, कल भी रिविजिट किया, आज भी। देखिए आज एक बार के लिए तोड़ दिया था उसको हमने, लेकिन अब फिर मिरेकलस रिकवरी आ गई यहाँ पर। 51,800 नहीं टूटना चाहिए, 51,800 टूटा तो 51,000 भी पॉसिबल है, 51,500 51,000। लेकिन अभी तो 51,800 बच रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम है एचडीएफसी बैंक की, ये बिल्कुल अनट्रेडेबल हो गया है स्टॉक। ये एकदम तब से कोलैप्स हुआ, 1610 पर आ गया था आज, वहाँ दिक्कत आ रही है। एचडीएफसी बैंक जो है वो रिकवर नहीं कर रहा है। एक बार जरा साइड में स्टॉक दिखा दीजिए एचडीएफसी बैंक का, उससे पता चल जाएगा। आई थिंक लास्ट में थोड़ी रिकवरी आई है, उसमें भी एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा पार्टिसिपेट करा है। तेज़ी के लिए मैं अभी भी कहूँगा 53,000 क्रॉस होना ज़रूरी है, तब तक थोड़ा सा मामला इफ़ी रहेगा। खैर वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या इंटरेस्टिंग है? इस टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी के लिए जो आप बात कर रहे थे ना, मैंने 51,800 बचा। जस्ट सी कोटक महिंद्रा बैंक। हालांकि मैं रिलायंस का जिक्र करता, लेकिन रिलायंस ऑलरेडी एक सब्सटेंशियल मूव दे चुका है, तो मैं उसको अब मार्क नहीं करूंगा। बट कोटक महिंद्रा बैंक इज नाउ एट डे हाई, कल के हाई को क्रॉस कर चुका है। परसों की कैंडल के लो को जाके एग्जैक्टली एट 1849 ये स्ट्राइक करता हुआ एक मेजर लेवल है इसके लिए। और जो परसों की कैंडल है ना, वो इस दौर की सबसे हाईएस्ट कैंडल है, और इस दौर का मतलब यानी पोस्ट लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक शार्प मूव देता हुआ टुवर्ड्स डे हाई। और याद रखिएगा इसका डे लो जो था आज कोटक महिंद्रा बैंक का, वो एग्जैक्टली था इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर लेके आइए आप, एज पे बैठा है एक ब्रेकआउट के, मतलब मैं ब्रेकआउट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डे हाई पर है, और ये अब इनफैक्ट जून की जब एक्सपायरी हुई थी, जब रोलोवर्स हो रहे थे, उस वक्त कोलैप्स जिस जोन से हुआ था वही रीगेन करता हुआ। वोल्टास की बात कर रहा हूँ मैं, वोल्टास 1502 पे डे पे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक, दूसरा हो गया वोल्टास, और तीसरा मैं मार्क करना चाहूँगा दैट्स बीएचएल। बीएचएल लेके आइएगा स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर सुबह एक मूव दिया था, और ये अब डे हाई पर है। और जरा इसके ओपन इंटरेस्ट को देखिएगा एक बार, इसमें एक रिवर्सल आया था 9 जुलाई को, यानी मेरे ख्याल से मंगलवार को। फिर कल इसने ऑलमोस्ट लो लगाया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ बहुत अच्छा वॉल्यूम्स, बहुत अच्छे वाइडेशंस, ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लीजिए बात करते करते डे हाई पर
50 लाख शेयर कम हुए। दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग बढ़ा, इसके पीछे कारण। बहरहाल हर्षदा, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और क्रम क्या है आज के इस कार्यक्रम का? वीरू, इंटरेस्टिंग मूव मार्केट में आता हुआ, क्योंकि नेगेटिव टेरिटरी में जहां पर निफ्टी बैंक था पॉजिटिव आ चुका है और निफ्टी भी इस क्षण दरअसल 1.2 पर तो एक बहुत तगड़ी रिकवरी बाजार दिखा रहे हैं, लगभग 1% का पुल बैक का निफ्टी बैंक दिखा रहा है। इसीलिए वो ट्रेंडिंग काउंटर्स में पहले आपको तेजी वाले स्टॉक्स दिखाई देंगे। कोल इंडिया 2.5% ऊपर, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर 1 से 1.5% तक का इजाफा आज साफ देखने को मिला है। एचपीसीएल 4% भागा है, सन टीवी में 3% के गेंस, इंडिया सीमेंट, पॉलीकैब जैसे ट्रेड्स हैं जो इस समय जोर दिखा रहे हैं खरीदारी की तरफ। हालांकि कुछ आज वीकनेस जो आई है वो एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, नेस्ले और सन फार्मा जैसे काउंटर्स में सिमट कर रह गई है। करीब 1-1.5% तक का दबाव। वेदांता, क्यूआईपी जल्द आ सकता है, लेकिन खबर के बाद स्टॉक में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं। इन्फोएड, जाइडस, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल है इस समय मार्केट की पूरी चाल। और आपके लिए अब लेकर आते हैं हमारे जानकारों का क्रम जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स के लिए हमारा आज साथ दे रहे हैं जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स पर प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, अमित सेठ और रुचित जैन हैं। 2:10 पर बात करेंगे लक्ष्मण से और उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो बजट से जुड़ी हुई है, शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, उस पर बात होगी। लेकिन यही नहीं, टेलीकॉम सेक्टर में भी बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं इस बजट में। असीम उस पर एक अपडेट देंगे। 220 पर केशोराम इंडस्ट्रीज के पहले तिमाही के नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ पी राधाकृष्णन। 2:30 बजे कंसिडरिंग आज शाम को टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं, उस पर एक क्विक चेक, और एचसीएल टेक जो नतीजे कल पेश करेगा उस पर आशीष को जोड़ेंगे। फिर 2:45 पर रोहन और दीपाली आपको बताएंगे बजट से जुड़ी हुई कुछ और एक्सक्लूसिव अपडेट्स। 2:50 पर यतिन आपको बताएंगे मोतीलाल ओसवाल की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। और 2:55 पर हमारे साथ वैभव सांघवी जुड़ेंगे आस्क हेड सॉल्यूशंस के। 3 बजे ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, फिर बीटीएसटी, एसटीपीटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आपने हर्षदा से जाना एग्जैक्टली इस कार्यक्रम में आज क्रम क्या रहेगा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आपका ट्रेड इस वक्त का सर? स्टेट जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक मेरे ख्याल से कोटक महिंद्रा बैंक होना चाहिए। 1848 पर ट्रेड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉप होगा 1835 का, सिर्फ 10 रुपए का। अगर आपको मिल जाता है यहाँ पर तो 1870-75 ये जोन है, वहां तक जा सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक 1849, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 19 रुपये प्लस डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अभी मैं वहाँ की कर रहा था इस स्टॉक को। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पेट्रोनेट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट है, हाई टॉप फायर बटन का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। आई थिंक करंट लेवल्स पे आप पेट्रोनेट पे खरीदारी कर सकते हैं। 337 का स्टॉप लॉस लगाना है, 352 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहें तो 340 का कॉल ऑप्शन जो 9.50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 6 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल पेट्रोनेट में एक अपॉर्चुनिटी 3% ऊपर बाय द वे स्टॉक इस समय कर रहा है ट्रेड। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान पॉलीकैब में है। पॉलीकैब में अभी हम लोग देखिए डे हाई की तरफ भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 6550। आप यहाँ पे 6500 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब में 6630 से लेके 6670 तक भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, 6630 और 6700 के लिए एक मौका बन रहा है पॉलीकैब में। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम। मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट देखें तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इस वॉलेटिलिटी में भी स्टॉक ने पिछले 3-4 दिनों में अपना 10 डेमा कंफर्टेबली होल्ड किया, एक बार भी इसको वायलेट नहीं किया, और जब भी वहां डिप आया तो हमने एक अच्छी खासी डिमांड देखी है। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है। 2720 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2850 के दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्राइट आपका ट्रेड है 2760 पे। मतलब अभी आप देखिए पॉलीकैब, दीपक नाइट्राइट, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे अगर आप देखें तो बिग टिकट साइज स्विंग वाले काउंटर्स आ रहे हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है?
इस पर गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, बैंकिंग स्पेस में से ही एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। सो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफी अच्छा कंसोलिडेशन ये स्टॉक में हुआ है, लेकिन थोड़े ब्रॉडर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखें तो पूरा कंसोलिडेशन एक टाइम वाइज करेक्शन ही नजर आ रहा है विद इन एन अप ट्रेंड। अब 20 डे में अगर सपोर्ट एक्ट कर रहा है ये लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है ये कंसोलिडेशन में खरीदारी करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 845 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 875 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका व्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, एसबीआई बाय एट 857। ओके, यहाँ टेक्निकल कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं फंडामेंटल कॉल्स के लिए, और फंडामेंटल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं इस वक्त आशीष चतुर्मोता, उनसे करेंगे बातचीत। मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा से एक दो स्टॉक्स स्पॉट कर लेते हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं और बाइंग अच्छी है यहाँ पर। एक बार HAL लेके आइएगा, HAL। सुबह शिवांगी जी ने पिक भी किया था इस स्टॉक को, इट्स नाउ 5548। सुबह वो स्विंग नहीं मिला, लेकिन अब ये स्विंग जनरेट होता हुआ। कभी कभी क्या होता है, आई मीन प्रीवियस डे के हाई को, स्विंग हाई को आप बाइसेक्ट नहीं कर पाते, बट राइट नाउ एट 5550 ये थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है इस ट्रैजेक्टरी को पार करने का। प्राइस अप OI डाउन, क्लियर इंस्टेंसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग है। आपकी राय इस पर क्या होगी अमित? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, क्लियरली अप ट्रेंड में है स्टॉक, और कल के सत्र में भी हमने देखा जब मार्केट में सेल ऑफ था तो स्टॉक ने अपना 20 डेमा टेस्ट करके वापस राइज किया, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में, और काफी अच्छे से अपने 10 और 20 डेमा को पिछले कुछ दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है। कल के सत्र में एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका आज हम फॉलोअप देख रहे हैं, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 5490 का, और टारगेट्स रहेंगे 5650 के। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 5650 की तरफ हाल को लेकर जा रही है। ये काउंटर भी अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। चलिए अब आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, हमें पूरे डिफेंस स्पेस में और माइनिंग और साथ ही साथ रेलवे तीनों का एक कॉम्बिनेशन की कंपनी है BEML, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज इपेक्स PMS में है, और इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। हमें काफी पसंद है। हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी अपॉर्चुनिटी हमें माइनिंग के सेक्टर में भी मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन्स के ऑर्डर इनको काफी मिल रहे हैं, मेट्रो कोचेस के ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, साथ ही साथ आर्मर जो डिफेंस सेगमेंट के अंदर है उसमें भी काफी एक अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन इनकी बनी हुई है। तो और दोनों ही स्पेस ऐसे हैं जिस खास तौर पे रेलवेज एंड डिफेंस, जहां पर ऑर्डर बुक गवर्नमेंट की बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्ले मिल रहा है। जैसे डिफेंस में आप देखेंगे तो करीब 40,000 करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन है। वहीं अगर से आप देखेंगे तो रोलिंग स्टॉक, वंदे भारत के जो रोलिंग स्टॉक है वहां पर करीब 36,500 करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी साइज है, और ऑलमोस्ट 12,400 की ऑर्डर बुक है, तो जो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बुक टू बिल रेशियो यहाँ पर पे इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो सेगमेंट ग्रोथ है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका बेनिफिशियरी BEML बनेगा। और टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बेस अब कहीं ना कहीं 4800 की ट्रेजेक्ट्री में बना है, और मेरा मानना है 5800 से 6000 तक के स्तर BEML के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर बना हुआ है। ये फिलहाल आपके लिए BEML में एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया वाली आशीष जी ने पिक की है। तो ये स्टॉक्स, इनफैक्ट हम बात कर रहे थे कुछ PSUs की, तो PSU से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आज सुबह से ही शिपिंग कंपनियों में जोश देखने को मिला है, चाहे वो सरकारी शिपिंग कंपनियां हो या फिर आपकी निजी शिपिंग कंपनियां। CNBC आवाज़ के हाथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगी है कि बजट में दरअसल इस पूरे सेक्टर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है। एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और हरित नौका स्कीम की घोषणा की तैयारी दरअसल सरकार कर रही है, और सारे डिटेल्स हमारे सहयोगी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के हाथ ही हैं। लक्ष्मण, जानकारी और दीजिए। दरअसल सरकार शिपिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिख रही है, और यहाँ तक कि नई सरकार बनने के बाद भी शिपिंग कंपनियों के साथ, शिपिंग सेक्टर के एक्सपर्ट के साथ शिपिंग मंत्री की लंबी बातचीत भी हुई है, और आगे करीब कह सकते हैं कि 2045 तक का पूरा रोड मैप बन चुका है। उस रोड मैप की तरफ बढ़ता हुआ ये बजट आपको दिख सकता है, और इस बजट में कम से कम 2 बड़े ऐलान होने की संभावना मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। उनमें से एक ऐलान होगा वो शिपिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने
की तरफ। यहाँ पे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का ऐलान हो सकता है। ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी MDF में सरकार करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के शुरुआती फंड जारी करेगी। बाकी इंटरनेशनल एजेंसी और दूसरी एजेंसी भी उसमें पैसा डालेगी और इस फंड से उन कंपनियों को पैसा आसान शर्तों पर लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दर पर मुहैया कराया जाएगा जो कंपनियां शिप बनाना चाहती हैं। क्योंकि अभी दिक्कत यह है कि शिपिंग सेक्टर में जो कंपनियां शिप बनाना चाहती हैं उनको लंबे समय के लिए फाइनेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये MDF इस मुश्किल को दूर करता हुआ यहाँ पर दिखेगा और भारत इसके लिए ज़्यादा इसलिए दिलचस्पी दिखा रहा है क्योंकि पूरे शिप बिल्डिंग में भारत की भूमिका काफ़ी ज़्यादा कम है। दुनिया भर में अगर शिप बिल्डिंग के हिसाब से देखें तो मुश्किल से 2% की हिस्सेदारी भारत की रहती है। इस वजह से लीजिंग में शिप लीजिंग में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो एक MDF का ऐलान हो सकता है। इसमें प्रस्ताव शिपिंग मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय के पास जा चुका है और शिपिंग मंत्रालय को उम्मीद है कि शायद बजट भाषण में इसका जिक्र यहाँ पे आए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो हरित नौका। हरित नौका शिपिंग मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री के काफ़ी करीब का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदूषण फ्री शिपिंग की व्यवस्था की गई है। हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज बनाए जाएंगे। इसमें पहले से ही इसका पायलट प्रोजेक्ट कोचिन शिपयार्ड ने शुरू कर दिया, कुछ जहाज बनाए भी हैं, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पर इंसेंटिव देकर के बढ़ावा दिया जाएगा हरित नौका को। तो हरित नौका स्कीम का भी ऐलान बजट में होने की पूरी संभावना है। तो ये बजट में जिन जिन सेक्टर पर आपको फोकस रखना है उनमें से एक शिपिंग सेक्टर पर जरूर फोकस रखिएगा। शिपिंग सेक्टर पर फोकस रखिएगा बजट के लिहाज से अगर आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना भी रहे हैं तो। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। अच्छा, कोची शिपयार्ड वैसे भी इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आशीष, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि देखिए ये स्टॉक भी एक आउट परफॉर्मर रहा है, 2863 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ और ईयर टू डेट अगर इसकी चाल देखें तो यहाँ पर लगभग 320% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। 320% पिछले 6 महीनों में अकेले, ये 12 महीनों का 784% दिख रहा है। अब आप बताइए यहाँ पर कुछ मौका मिलेगा लोगों को पार्टिसिपेट करने का या गाड़ी या ये शिप काफी आगे बढ़ चुकी है? तो हर्षदा देखिए, मुझे तो ये बताते हुए खुशी होती है कि हमने इस पूरे स्पेस को बहुत ही अच्छी तरह से प्ले भी किया और इसके बारे में काफी चर्चा भी हमने की। इनफैक्ट कोचिन शिपयार्ड दिसंबर 2023 में इसका जो स्प्लिट और बोनस का एडजस्टमेंट आप प्राइस देखेंगे तो 674 का प्राइस था और तब से हमने इसके अंदर में हमारे पोर्टफोलियोज में भी जगह बनाई थी और हमने काफी चर्चा भी की इस स्टॉक के बारे में। और हम देख रहे हैं कि आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2800 रुपया हो चुका है और अभी भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आप देखेंगे मोमेंटम के टर्म्स में है। तो ये हमारा भी लॉजिक यही था कि पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जो था वो कोचिन शिपयार्ड ने लॉन्च किया था और उसका इनॉग्रेशन खुद PM मोदी जी ने किया था। और हमने बात पहले भी कही कि 2500 वेसल्स ऐसे हैं यूरोप के अंदर में जिनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है और इंडिया का पूरा शिप बिल्डिंग स्पेस में सिर्फ 1% मार्केट शेयर है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए बन रही है और ना ही सिर्फ हमारे मेक इन इंडिया में जो हम अपने खुद के रिक्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं, पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जैसी कंपनीज को बड़े बेनिफिट मिलेंगे। अब देखिए, जहां तक प्राइस का सवाल है तो डेफिनेटली बड़े अपसाइड हो चुके हैं। अब इस तरह के ट्रेंड को प्ले करना हो तो आपको एक स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं अब एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बट अगर से आप एक स्टॉप लॉस लगाएं, और मैं समझता हूं कि कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो डिस्क्लोजर है कि स्टॉक अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में, पर मेरा मानना है कि जब तक स्टॉक 2650 के ट्रेजेक्टरी के ऊपर टिका हुआ है तब तक एक अच्छी स्ट्रेंथ कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकती है और एक फ्रेश मूवमेंट भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बनता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और फ्रेश मूवमेंट्स रहेंगे, लेकिन ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, जोरदार तेजी इनके नाम रही है। तो वो फोकस ऑफ कोर्स बना रहेगा पोस्ट बजट भी, जिस तरह का थ्रस्ट अब सरकार दे रही है। मैं इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन टेलीकॉम रिफॉर्म पर भी एक अपडेट आ रहा है तो वो भी फटाफट से ले लेते हैं। दरअसल टेलीकॉम स्टॉक्स, आपको याद होगा हाल की बड़ी खबर, टैरिफ हाइक, और एक नहीं तीनों कंपनियों ने दरअसल टैरिफ बढ़ाया है, लेकिन अब सरकार बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने 16 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें इंडस्ट्री के सभी बड़े लीडर्स शामिल होंगे। अब किस तरह के रिफॉर्म्स है, उस बैठक में क्या चर्चा होने वाली है? असीम मनचंदा हमारे साथ है जो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। असीम, बताइए क्या सुन रहे हैं आप?
देखिए, नए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 6 कमेटीज का ऑलरेडी एडवाइजरी कमेटी का गठन ऑलरेडी कर दिया है। इस कमेटी के अलग अलग वर्टिकल के लिए अलग अलग कमेटी का गठन हुआ है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक कमेटी बनी है, एक कमेटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए बनी है, एक कमेटी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके लिए बनी है। तो उसके पहली जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कमेटी बनी है उसकी पहली मीटिंग 16 जून को स्टेक होल्डर्स की होने वाली है। इंडस्ट्री के सारे जो बड़े लीडर्स हैं उनको इस बैठक के अंदर आने के लिए कहा गया है। उससे पहले उनसे कहा गया था कि आप 10 जुलाई तक अपने सुझाव हमें दीजिए कि आप इस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ों पर कौन कौन सा रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। तो वो सुझाव दूरसंचार विभाग को मिल चुके हैं और 16 जुलाई को पहली बैठक होने वाली है। इस बैठक में आकाश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, एन चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला, गोपाल विट्ठल के साथ साथ अक्षय मुंद्रा को इस बैठक में आने के लिए कहा गया है। सरकार इन बैठक के अंदर उनसे एक फीडबैक देगी कि आप टेलीकॉम सेक्टर में खासतौर पर जब टेलीकॉम नया बिल लागू होने वाला तो आप कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पर चाहते हैं जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों की लाइफ को आसान किया जाए। तो बड़े रिफॉर्म्स आप जल्दी इस सेक्टर के अंदर आते हुए देख सकते हैं। तो 16 जुलाई को ये पहली स्टेक होल्डर के साथ दूरसंचार विभाग की बैठक होने वाली है। 16 जुलाई को ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें इंडस्ट्री के सभी दिग्गज मौजूद होंगे और महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स अगले 5 साल में क्या किए जाए उस संदर्भ में महत्वपूर्ण बैठक है। टेलीकॉम स्टॉक्स को एक बार देखते हैं जरा, एक बार स्क्रीन पर रखिएगा तमाम स्टॉक्स। रिलायंस रखिए, एक बार भारती एयरटेल रखिए यहाँ पर। असीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार लेके आइएगा आप इंडस टावर्स को भी। मेरे ख्याल से अगर मैं सेटअप के मुताबिक जाऊँ तो इस वक्त अभी भी रिलायंस और भारती एयरटेल बहुत एक अच्छी सिचुएशन में है। भारती आपकी स्क्रीन पे एक बार आएगा 1436, हालांकि थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था यहाँ पे। ये आशीष चतुर्मोता जी, आपकी राय? भारती एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अभी जब स्पेक्ट्रम में एक ऑक्शन हुआ था उसमें इन्होंने भी भाग लिया था, हालांकि बहुत तर्कसंगत तरीके से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अब हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं एज ऑफ नाउ, वोडाफोन, भारती और रिलायंस। आपका व्यू क्या है इस वक्त और अभी आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है टेलीकॉम में? जी, तो बिल्कुल वीरेंद्र, तो हमने पहले भी चर्चा की, हमारी टॉप पिक इस पूरे सेगमेंट में रिलायंस पे रही। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और हमें लगता है कि रिलायंस ने जिस तरह से टैरिफ हाइक का कदम इलेक्शन के बाद उठाया है, एक अच्छा एक्सपेक्टेड मूव था और 20 से 25% का हाइक कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्होंने किया। और हमारा ये मानना है कि ऑब्वियसली 5G के ऊपर जिस तरह के केपेक्स ये कंपनीज कर रही है, चाहे रिलायंस या भारती, तो ये टैरिफ हाइक का कदम बिल्कुल सही था। और ओवरऑल आरपूस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 300 को क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तो इसके चलते हमें लगता है कि इन कंपनीज के अंदर में आने वाले समय में अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन डेवलप होंगे और ये जो केपेक्स ये कंपनीज करेगी ये बहुत हद तक अपने इस टैरिफ हाइक के थ्रू इसको कवर अप कर सकती है। तो हमारे पैकिंग ऑर्डर में पहला तो रहेगा रिलायंस, जिसके अंदर हमने पोर्टफोलियोस के जगह बनाई है। और भारती भी हमें पसंद है, बट इस समय हमारी कोई पोजीशन भारती के अंदर में नहीं है। हमें लगता है भारती यहाँ पर पे स्टेबल होना चाहिए और करंट लेवल्स पर ऑलमोस्ट 1400 की ट्रेजेक्ट्री पे एक अच्छा बेस स्टॉक का बन चुका है और इवेंचुअली 1550-1600 की ट्रेजेक्ट्री भारती के अंदर में भी देखने को नजर आ सकती है। वोडाफोन को इस समय हम अवॉइड कर रहे हैं, तो रिलायंस हमारी टॉप पिक रहेगी इस पूरे सेगमेंट के अंदर। टेलीकॉम में रिलायंस टॉप पिक है, याद रखिएगा। कमेंट्स रिलायंस पे पॉजिटिव हैं आशीष के, लेकिन सिंस ये पॉजिटिव कमेंट्स हैं तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है, तो एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखिएगा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संदर्भ में। स्टॉक आज अपने करियर हाइस के आसपास ऑलमोस्ट फ्लोट करता हुआ। मीनवाइल पॉलीकैब का ट्रेड एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। अभी कुछ देर पहले जब इस कार्यक्रम का आई थिंक शुरुआती भाग था, शिल्पा जी ने ये ट्रेड पिक किया था 6541 पे, और ज़रा एक बार ये ट्रेड लेके आइए। 2 बजे रिकमेंडेशन क्या गई स्क्रीन पे, उसके बाद टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा और लगभग ठीक 2:03 के आसपास ये कॉल गई थी 6541 पे और नाउ इट्स 6613। शिल्पा जी बेहद खूबसूरत ट्रेड, स्विंग जनरेट इसने बहुत स्ट्रॉन्ग किया और अच्छी बात थी कि ये पुल बैक ट्रेड था। अब ये शिल्पा जी ऑलमोस्ट 10 डेमा को टच करता हुआ, आपका व्यू क्या है? इस पे प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करें क्या? जी वीरेंद्र जी, लुकिंग एट द वॉलेटिलिटी मुझे लगता है एक बार कर देना चाहिए, बट ऑफ कोर्स इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि ये टूवर्ड 6700 डेफिनेटली मूव करेगा। अगर किसी को और थोड़ा राइड करना था आप ट्रेल कर दीजिए, अदरवाइज सेफ ट्रेडर्स आप बुक कर लीजिए कि काफी अच्छा गेन्स इन वेरी लेस टाइम है, तो मुझे लगता है एनकैश करना भी वाइज रहता है।
ओके तो पॉली कैप में एक अपॉर्चुनिटी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, वरना 6700 का तो टारगेट शिल्पा ने वैसे भी दिया हुआ है, उसके लिए भी वो एक अपॉर्चुनिटी राइड की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं केशोराम इंडस्ट्रीज की। तिमाही नतीजे वैसे कुछ खास नहीं रहे हैं। कंपनी का घाटा 92% बढ़ गया है, एबिटा 33% घटकर आया, मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंपनी अल्ट्राटेक ने एक्वायर कर ली है, तो अब उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखना है। केशोराम इंडस्ट्रीज के होल टाइम डायरेक्टर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, और होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ, आई बेग योर पार्डन, पी राधाकृष्णन। मिस्टर राधाकृष्णन, स्वागत है आपका। ये बताइए ये कब तक इफेक्टिव होगा मर्जर? इज एवरीथिंग गोइंग एज पर प्लान? Yes, it's going as per plan. तो क्या टाइमलाइन है? इज इट इन द नेक्स्ट 2 quarters? Yeah, my estimation is should be by December. बाय दिसंबर ये पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक अंदाजा दीजिएगा कि किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ Q1 में देखने को मिली है इस पर्टिकुलर साल में, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फॉर द रेस्ट ऑफ दिस फिस्कल? Okay, so we expect 8 million ton Kesoram brand to sell during the year. We have done about 1.68 million tons of cement in Q1, so slightly lesser than what we expected. Of course, there were elections, etc. Therefore, it was a bit suboptimal Q1 on the volume front is concerned. But things will catch up. We are confident there is demand will stay robust, and we should be able to complete 8 million tons. But when you say 8 million tons, that is far better than FY24, which was somewhere around 7.5 million ton. Okay, Q1 में I understand elections थे, थोड़ी सी demand कम हुई. Has the demand come back on track? And is it reflecting in your EBITDA per ton? उसमें कोई बढ़ोतरी के आसार दिखे हैं या नहीं? Demand has come back, I should say. But the prices are yet to move upwards. The prices still remain flat. So between last Q4 and current Q1, on an average, the price per ton has come up by 200 rupees. So it is where it is. I'm hopeful in the months to come the prices will go up. Sir, I was going through your cost components, and your power and fuel costs went down. Your other expenses, I think, slightly on the higher side, and packaging charges almost came down by, I think, a few crores. What exactly impacted your margins, and what exactly is the margin trajectory you are predicting for next couple of quarters, sir? So we expect on an average about we need to 600 rupees EBITDA per ton is what we can look at. Be it cost or realization, managing both, we should be able to clock close to 600 rupees EBITDA per ton on an 8 million volume. What exactly is the revenue mix of rayon business, sir? And what exactly, what kind of expansion you are looking in rayon business, and what is the fund infusion plan in possibly next 2 to 3 quarters, sir? So the rayon business is a small and niche business. It has got a transparent paper, which is a biodegradable product. So we are looking at reducing the debt. Currently, the external debt is 220 crores in rayon business, which we are planning to bring it down. And only working capital debt should be there, which should be about 35 to 40 crores is what is the plan. And I'm sure by March, well before March 25, this debt should get nullified. Going forward, sir, the remaining business that will stay with you, considering the cement goes to Ultratech, paper, how is that standing out? And what is the essence that one can expect going forward? So we are the only transparent paper manufacturer in Southeast Asia. So it's a replacement of plastics. India still, it is yet to catch up the way it has caught up on the awareness of using biodegradable products for packaging, be it food. It's only a matter of time. I feel 18 to 20 months from now, with infusion and right partnership,
which we have got a tie-up with global major Photomora, taking it to the next level, we should be able to create value in this subsidiary of KSAR. So, how much, I mean, considering everyone is talking about going zero plastic, how much a fund infusion would you like to do in this business? What are the capacities that you're looking at? Because perhaps this would be the technology to be used in the future to replace plastic. Yeah. So we are looking at initially about 50 to 60 crores fund infusion. Post the debt of 220 crores is paid off. So therefore, in total, debt plus infusion on operation side, all put together, something around 260 crores is what is being looked at. ओके सर, थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े नंबर्स पे, और अगले 2 क्वार्टर्स की पॉसिबली अगर आप देखें तो जो मेजर हाइलाइट्स होंगी उस पर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। मीनवाइल आप थोड़ा ट्रेड से बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी जो है अब एक काम करते हैं, ज़रा एक बार इंट्राडे चार्ट रखिएगा। तो अगर मैं सुबह के 10:30 के पहले के कोलैप्स को अगर हटा दूँ कुछ देर के लिए चार्ट से, और सिर्फ इस एक्सपायरी डी की जो रिकवरी का अंश था सेकेंड हाफ, उसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। अब इसको स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है? लुक एट आईटीसी, रिलायंस, दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। आज बड़ी चीज़ ये हुई है कि आईटीसी में जनवरी 2024 में पहली बार एक ब्रेकडाउन आया था, काफ़ी समय बाद। आज मानस इसने एग्जैक्टली उसी प्राइस को स्ट्राइक किया है 25 जनवरी को, जब इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा था। मानस, क्या आईटीसी अब अपने आप को एक बार फिर से ऑल टाइम हाई के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या आज के इस कैंडल को देखने के बाद? उठ है प्लीज आपका इस वक्त माफ करिएगा अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, आईटीसी में देखिए आज के मूव को हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरह लेना चाहिए। मेरा समझना है कि 475 से 480 की रेंज आपको आईटीसी में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पर खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 450 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करनी है 475 के टारगेट के लिए। आईटीसी आज वाकई इस क्लस्टर से बाहर निकल के आया, बहुत स्ट्रांगली निकल के आया, और ये फरवरी 2024 के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल आपकी स्क्रीन पे। इस बीच जरा एक बार फिर से रखिएगा स्क्रीन पे कुछ आईटी काउंटर्स। निफ्टी आईटी फ्लैट है स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस, लेकिन कुछ काउंटर्स आईटी के मेरे स्क्रीन पे बार बार अपीयर हो रहे हैं। एक बार आप रखिएगा कौन कौन ये क्या कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, ये कोफोर्ज रखिएगा स्क्रीन पे, और ये आया है 5571 पे, नहीं ये कोलैप्स हुआ है, ये डे लो पर है, माफ़ कीजिएगा। इसकी पुट्स जो थी वो डे हाई पर ट्रेड कर रही है, और ये 20 डे मार्क को टच करता हुआ आई थिंक मेरी शीट पे जो अपीयर हो रहा है वो है कंटेनर कॉर्प, लिखा है, ये 2% ऊपर। यस, ब्रेकआउट यहाँ पे है 1065 का स्तर यहाँ पे। अमित जरा इस ट्रेड को देखिएगा प्लीज़। पिछले 10 मिनटों में काफ़ी बड़ा ओआई एडिशन हुआ है यहाँ पे। ओआई की शीट रखिए स्क्रीन पे निचले प्लीज़ एक बार, और अभी अभी इसने 20 डे मार्क के ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया। 1065 व्यू, ये देखिए जरा एक बार इंट्राडे चार्ट इसका। वीरेन जी, व्यू यहाँ पे बुलिश है। 1063 का प्राइस है, 1040 का स्टॉप लॉस होगा और 11 मिनट के टारगेट्स रहेंगे। रैशनल ये है कि स्टॉक एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट और एक बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, और अपने मूविंग एवरेज के कॉन्फ्लुएंस जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कंसिडर किया जाता है, वहां से स्टॉक निकल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। प्रीवियसली स्टॉक ने 1150, 1200 तक के प्राइसेस हाई दिखाए थे, तो एक नीचे की ट्रेजेक्टरी से, पुल बैक ट्रेजेक्टरी से मिल रहा है, तो पोजीशनिंग भी अच्छी है और मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है। कॉनकॉर में भी एक इंटरेस्टिंग मूव इस समय आता हुआ। चलिए इस बीच प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी हर्षा जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो यहाँ पे जो स्टॉक मुझे फिलहाल अच्छा लग रहा है वो है ट्रेंड। एक थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अच्छी अपमूव दिखा रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 5565, 5565, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 5750, 5750। ओके, तो ट्रेंड में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक करीब 54 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल बाय साइड का अभी भी है। चलिए बात करते हैं आईटी की, जो वीरू ने साथ छोड़ा था, लेकिन वीरू मेंशन कर रहे थे कोफोर्ज, बिग बॉयज पर नजरें होनी चाहिए। आज शाम को टीसीएस के नतीजे आएंगे,
कल सुबह में इस पर रिएक्ट करेंगे और फिर ऑफ कोर्स HCL टेक के नंबर्स भी आएंगे और अगले हफ्ते इन्फोसिस के नतीजों की बारी रहेगी। तो TCS आज दोपहर में इनफैक्ट मार्केट बंद होने के साथ ही उनकी बोर्ड बैठक खत्म होने के आसार हैं और उसके तुरंत बाद रिजल्ट्स आएंगे। स्टॉक सुबह में अच्छी तेजी दिखा रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम रिजल्ट के आउटकम के करीब जा रहे हैं वो स्टॉक ठंडा है, शांत है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, पहले आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, आज आप जान नहीं रही? जाऊंगी मैं 3:15 बजे। हाँ, बस बाजार बंद होते से शायद नंबर्स आएंगे। TCS की जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, थोड़ा सा सीजनली बेहतर क्वार्टर होता है ये IT कंपनीज के लिए, तो एक्सपेक्टेड है कि इसकी आय में करीब 1.5% Q-on-Q का उछाल देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा वो भी बता देता हूं। डील्स जो मिलती हैं उसमें अब धीरे धीरे करके रैंप अप, यानी कि और धंधा बढ़ना शुरू होता है उन डील से। हम Q-on-Q नंबर्स देखते हैं, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में ज्यादा बिलिंग डेज, ज्यादा वर्किंग डेज होते हैं। क्रॉस करेंसी इनके फेवर में इंडियन IT के इस समय, और जो इसने 15,000 करोड़ रुपए की मेगा BSNL की डील बैक करी थी, धीरे धीरे उससे और धंधा बढ़ रहा है। इन सब का फायदा आपको वो 1.5% आय में उछाल में देखने को मिलेगा। पर मार्जिन्स 130 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, कह लीजिए 1.25% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? प्राइमरीली इसीलिए क्योंकि इन्होंने 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए थे, उसमें भी जो टॉप परफॉर्मर्स थे उनके डबल डिजिट वेतन में बढ़ोतरी करी गई, तो उसका खामियाजा कुछ हद तक ये ऑफसेट होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, पर फिर भी मार्जिन्स 1-1.25% के आसपास शायद कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। मुनाफा इसीलिए क्योंकि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 3-3.5% का दबाव दिखाएगा। क्या सुनना चाहते हैं हम लोग? क्योंकि पहली IT कंपनी, पहली दिग्गज जो अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रही, तो डिमांड एनवायरमेंट अक्रॉस ज्योग्राफीज कैसा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेके कैसा एनवायरमेंट है, कुछ डील मोमेंटम ऐसा लग रहा है Q1 में ठंडा पड़ा है, अनाउंसमेंट्स आ नहीं रहे हैं। ऐसे में लार्ज डील्स की पाइपलाइन वगैरह पे खास तौर पे चर्चा होने वाली है। ओके, तो ये इनफैक्ट और डिटेल्स होपफुली मैनेजमेंट की तरफ से आएंगे कि क्या डील विन में वाकई में स्थिति बेहतर हो रही है और कॉन्फिडेंस जो पिछले पूरे साल नदारद था, क्या वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। मुझे याद है एक स्टेटमेंट उनका था कि विजिबिलिटी नहीं है अगले 6-8 महीनों के लिए। क्या अब स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है, वो बड़ा सवाल रहेगा आज शाम को। शिल्पा, इनफैक्ट TCS में अगर कोई ट्रेड लेना हो प्री नंबर्स, कुछ है क्या इस समय स्ट्रैटेजी जो आप इस समय अमल में लाना चाहेंगी? जी बिल्कुल हर्षिता जी, एक रिजल्ट प्ले को हमने ऑप्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रभुदास लीलर में आज रेकमेंड किया हुआ है। मेरा व्यू ये है कि अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 4000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 3900 पे एक सपोर्ट भी है, तो ये जो एक रेंज है मुझे लगता है क्रूशियल है। और क्योंकि डे लो की तरफ ही आज ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा वीकनेस है, एक्सपेक्टेशंस कैन बी ऑन द नेगेटिव साइड। तो अगर ये 3900 के नीचे ब्रीच करता है तो आपको नेक्स्ट लेवल्स टुवर्ड्स 3750 से लेके 3700 तक के भी मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बेयर पुट स्ट्रैटेजी हमने रेकमेंड किया है, जहाँ पे 3900 का पुट जो रफली 80 रुपीज में है आप इसको बाय कीजिए और सामने आप 3700 का पुट आप बेच दीजिए रफली 20-22 रुपीज में। तो आपका जो मैक्सिमम आउटफ्लो रहेगा वो रफली 60 रुपीज का रहेगा और यहाँ पे मैक्सिमम गेन पोटेंशियल जो ये स्ट्रैटेजी में होगा वो रफली 140 रुपीज का होगा। तो मोर देन डबल, एक 1:2 से भी ज्यादा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये ऐसा प्ले आप ले सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो स्ट्रैटेजी, TCS का 3900 का पुट खरीदिए और 3700 का पुट बेचिए। ये फिलहाल आप इस समय तुरंत प्रभाव से ट्रेड ले सकते हैं। वो आपके सामने डिटेल्स हैं कि कितना मैक्सिमम घाटा और मुनाफा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में बनता हुआ दिखाई देगा। और यकीन मानिए वो स्टॉक एब्सोल्युटली क्वाइट है नंबर्स से ठीक पहले। लेकिन कल HCL टेक के नंबर्स का इंतजार रहेगा, तो वहां से क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है ये भी आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, क्या यहाँ पर कुछ बेहतरी के आसार? HCL टेक के साथ इश्यू ये है कि उसके लिए ये वाला क्वार्टर सीजनली वीक होता है, सीजनैलिटी एट प्ले होती है। बाकी IT कंपनीज का अलग होता है, HCL के लिए ये सीजनली वीक। अब इसीलिए इसकी कांस्टेंट करेंसी में आय जो है तिमाही दर तिमाही वो 2% गिरेगी। क्या रीजन से गिरने के? भाई ये टाइम इनके प्रोजेक्ट रिन्यूअल्स का होता है और आमतौर पे कंटिन्यूटी बेनिफिट्स, एनुअल प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स क्लाइंट्स को पास ऑन किए जाते हैं। और एक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट की इस समय ऑफशोरिंग चल रही है, उसका खामियाजा कुछ हद तक शायद HCL टेक भुगतेगा।
दोनों वर्टिकल्स दबाव में रहेंगे। आईटी बिजनेस 2.25% के आसपास, तो प्रोडक्ट्स में भी 2.25% के आसपास का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स ब्रोकरेजेस मैं देख रहा था 60, 70, 80 बेसिस पॉइंट, तो अपन पकड़ लें 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स का शायद मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिलेगा। क्यों भाई? सीधे सीधे डिक्लाइन रेवेन्यूज में है, वो इंपैक्ट करेगा मार्जिन्स में। रेवेन्यू हेडविंड्स इंपैक्ट कर रहे होंगे, सीजनैलिटी है, कुछ हद तक वीजा पर खर्च बढ़ रहा होगा। जहां तक, क्योंकि ये गाइडेंस देती है इन्फोसिस के अलावा दूसरी कंपनी, जो इसने पिछली बार FY25 की गाइडेंस सामने रखी थी, वो रिटेन करेगा, ऐसे ज्यादातर सभी ब्रोकरेजेस कह रही हैं। तो अपन उसी के साथ चलते हैं। 3 से 5% कांस्टेंट करेंसी में आय की ग्रोथ और 18 से 19% इबिट मार्जिन की इन्होंने बात करी थी। शायद इसमें कोई बदलाव ना हो। क्या सुनना चाहेंगे? वो जो कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि आसान शब्दों में वो प्रोजेक्ट जहां पे उनके लिए कॉस्ट बेनिफिट्स पास ऑन करने क्लाइंट के लिए, उसके लिए प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें अब किस तरह का मूड माहौल है? बैंकिंग वर्टिकल, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का एनवायरनमेंट, सब टीसीएस भी बोलेगा, HCL टेक से भी आप फर्दर उसी पिक्चर को पेंट कराने की कोशिश कर रहे होंगे। और एक और इशू है, HCL टेक ने कुछ हद तक या काफी हद तक डील विंस के फ्रंट पे डिसअपॉइंट कर रखा है। FY24 में एक ही बड़ी डील आई थी, मेगा डील वेरिजॉन की, उसके बाद से कुछ सुनने को मिला नहीं है। तो जब मैनेजमेंट से इंटरेक्ट हम भी कर रहे होंगे, उस लार्ज डील पाइपलाइन, क्यों कुछ सुनने को नहीं मिला, इन सब पे जरूर बातचीत हो रही होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें, अब देखते हैं कुछ टर्न अराउंड के आसार बनेंगे या नहीं एक सीजनली कमज़ोर क्वार्टर में। शुक्रिया आशीष। एक आशीष से अब दूसरे आशीष के पास चलते हैं। आशीष चतुर्मोता, टीसीएस थोड़ा सा हिंट शायद दे सकता है कि सिचुएशन में इंप्रूवमेंट है या नहीं। HCL टेक के लिए मेरे ख्याल में और इंतजार करना पड़ेगा। आपकी पोजीशनिंग इस समय आईटी कंपनियों में और इन बिग बॉयज में क्या है, स्पेशली कंसिडरिंग अगले हफ्ते फिर इन्फी के भी नतीजे आएंगे? नहीं तो बिल्कुल, जैसे अर्चना, मार्केट अब एक वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। पहली एक रैली हुई जिसमें मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किया कि इंटरेस्ट रेट अब कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहे हैं, तो शायद अब एक डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड के नंबर आने वाले समय में इंप्रूव होंगे। अब आज जो डिप या कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, वो मुझे लगता है क्लियरली अब टीसीएस के नंबर्स पर इसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कैसे किस तरह की डील विंस है, किस तरह के ऑर्डर पाइपलाइन में है, क्या ग्रोथ आउटलुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि देखिए, वेज हाइक की वजह से इन लोगों की सभी मार्जिन्स जो है उसमें तो इम्पैक्ट आएगा, बट अगर से यहाँ से एक ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आता है, तभी मुझे लगता है कि कोई एक रिकवरी रैली यहाँ पर पे बनेगी। तो सभी मार्केट पार्टिसिपेंट भी मुझे लगता है एक वेट एंड वॉच सिचुएशन में बैठे, तो इसको हम आज देखेंगे। और मेरा मानना है कि स्टॉक में एक अच्छा बेस कहीं ना कहीं 3800 रुपए पे बना है, बट इवेंचुअली आज के नंबर्स बहुत ही क्रिटिकल होंगे, क्योंकि अभी तक के पिछले कई क्वार्टर से हमने देखा है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थी। तो एक क्वार्टर में भी अगर से एक पॉजिटिव आउटलुक आना शुरू होता है, तभी मुझे लगता है कोई इंटरेस्ट देखने को नजर आएगा। तो इस समय पे हम कंप्लीटली वेट एंड वॉच में है इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक के रिजल्ट्स पर। चलिए, तो यहाँ पे आईटी नंबर्स की एक्सपेक्टेशन और थोड़ा सा अगर आप देखिए प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे, और टीसीएस पे आपने व्यू सुना इस वक्त आशीष का भी, HCL टेक्नोलॉजीज पर भी। अब मेरा देखिए, मीनवाइल निफ्टी आईटी में लोअर लेवल से रिकवरी है 81 अंकों पर, और अभी जो इंट्राडे लो लगा था करीब 1157 पे, वो था करीब 37,096 का, वहाँ से करीब 280 अंकों पर करीब 37,360 पे। चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका के 4 ट्रेड्स किस क्रम में आएंगे, कौन कौन क्या क्या देगा आज, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं आपके स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, और FLO सुपरस्टार मानस जी बताएंगे आज क्या पिक कर रहे हैं वो। चार्ट के चमत्कार प्रशांत सावंत, और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्मोता बताएंगे। यहाँ शुरुआत करते हैं इसकी, और ये ट्रेड्स क्योंकि ऑलमोस्ट 342 हो चुके हैं, 242 हो चुके हैं, तो ये ट्रेड्स पिक करते हैं। शिल्पा जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन अभी मेरा थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर फार्मा से रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली इप्का लैब अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में 1228 है, तो यहाँ पे ना 1220 के सपोर्ट से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है 1245 1260 अगेन ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। तो 1240 का कॉल ऑप्शन जो रफली 27-28 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1235 का, एंड इसके ऊपर जो रहेगा वो 41 का रहेगा। ओके, 1240 का कॉल ऑप्शन 28 पे आपको पिक करना है ये, और ये ट्रेड हो गया पहला सस्ता ऑप्शन
आप दूसरा ट्रेड पिक करते हैं मानस जी के सौजन्य से आज का एफएनओ सुपरस्टार। क्या पिक कर रहे हैं मानस जी आप? तो देखिए सन टीवी पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 5-6 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। तो सन टीवी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉसेस लगाएंगे 799 के, टारगेट सेट करेंगे 830 के, और ऑप्शन में 810 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में आप 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 35 रुपए के टारगेट सेट करिए। सन टीवी काफी इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाता हुआ, अब 810 का कॉल भी लेकर आप जा सकते हैं। ये एक मोमेंटम ट्रेड मानस ने आपके लिए पिक किया। प्रशांत, चार्ट का चमत्कार? चार्ट का चमत्कार कैश सेगमेंट में जोमेटो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक रेजिस्टेंस बना हुआ था करीबन 210 के आसपास, आज एक क्लियर स्टेटमेंट आ रहा है, वॉल्यूम बैक मूव उसके ऊपर सस्टेन कर रही है। सो मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 205 के नीचे, 204 के आसपास आप रख सकते हो। यहाँ से जो टारगेट होगा वो 245, 250, 245, 250 का होगा। 45 to 50 के लिए एक अपॉर्चुनिटी जोमेटो के लिए। आशीष, आप क्या पिक करेंगे मिड कैप फंडा में? तो हर्षदा देखिए, हम पावर सेक्टर पे काफी बुलिश है और हमारा मानना है कि जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ने वाली है, इसके बड़े बेनिफिशियरी सेक्टर के बड़े प्लेयर्स भी होंगे और कुछ छोटे प्लेयर्स भी होंगे। और वहां हमें लगता है एनएलसी इंडिया, जो कि पहले नेवली लिग्नाइट के नाम से जानी थी, ये कंपनी एक अच्छी बेनिफिशियरी हो सकती है। क्योंकि अभी जो एनएलसी इंडिया की, एक तो पहली बात तो ये नवरत्ना कंपनी, और इसकी जो कैपेसिटी थी वो क्लोज टू 6 गीगावाट थी। जो फाइनेंशियल ईयर 30 में जो टोटल कैपेसिटी है, ये करीब करीब 17 गीगावाट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके अंदर में धीरे धीरे कंपनी अपनी जो लिग्नाइट बेस्ड कैपेसिटी है, इससे एक तो कोल बेस्ड कैपेसिटी के अंदर में आ रही है, दूसरी ये अपनी मर्चेंट कोल माइनिंग की कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। 20 मिलियन टन पर एनम से ऑलमोस्ट 44 मिलियन टन पर एनम पर ये कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इनकी करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, ये 1.4 गीगावाट की है, जिसको ये कंपनी इवेंचुअली 6 गीगावाट तक लेकर जाने की तैयारी कर रही है। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि सेक्टर की टेलविंड का एक बड़ा एडवांटेज एनएलसी इंडिया जैसी कंपनी को मिलेगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना है, और स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट अब मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में 270 के जोन में बना है। और मैं समझता हूँ 330 से 340 तक की एक अपसाइड इन द मीडियम टर्म एनएलसी इंडिया के स्टॉक में टेक्निकली देखने को नजर आ सकती है। लिग्नाइट में एक अपॉर्चुनिटी साफ है, तो वहां पर तेजी की पोजीशन लेकर चलें। स्टॉक हाल फिलहाल में खबरों में भी था, इन्होंने एक और माइन दरअसल अपने नाम कर ली है, हासिल की है। उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा और मोमेंटम दिखा रहा है। सारे ट्रेड्स में आपके लिए दोहरा रही हूँ। इप्का लैब्स 1240 का कॉल लेने की सलाह जो शिल्पा ने दी है 35 और 41 के टारगेट्स के लिए। देखिए ये स्टॉक वैसे 30 पर आ ही चुका है। 1240 का ऑप्शन। सन टीवी 810 का कॉल के आसपास खरीदने की सलाह। 830 आपके लिए स्टॉप लॉस का टारगेट का काम करेगा। 799 स्टॉप लॉस है। और प्रशांत ने जोमेटो पिक किया। 245 से 250 का टारगेट, 204 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। एनएलसी पर एक बाय साइड का ट्रेड इस समय आशीष ने दिया है। फटाफट से आईटी काउंटर्स एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टीसीएस जब हम चर्चा कर रहे थे तब ऊपरी लेवल से हल्का हो रहा था और उसके बाद फिर से मोमेंटम इसने पकड़ा है। 39-36 के लेवल्स आ गए हैं और इसके ठीक पीछे एलटीआई माइंट्री में भी कुछ कुछ मोमेंटम बन रहा है। एक क्विक कॉल रुचित, एलटीआई माइंट्री पर दीजिए। टीसीएस तो ऑफ कोर्स हमने पहले डिस्कस कर लिया, वहां पर भी अगर आपको ट्रेड है तो बताइए, लेकिन एलटीआई माइंट्री जो इस समय बड़ा मोमेंटम दिखाने लगा है। पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन देखे तो स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन ये पूरा कंसोलिडेशन उसके 20 डे में के ऊपर हो रहा है जो 50 to 70 के आसपास प्लेस है। सो जब तक ये 5270 का सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। सो आई थिंक यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, बट लेकिन क्योंकि रिजल्ट सीजन में यूजुअली हम ज्यादा वॉलेटिलिटी देखते हैं तो ये 20 डे में जो है 50 to 70 उसके नीचे स्टिक स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। स्टॉक में इनिशियल रेजिस्टेंस 55-50 के आसपास है और एक बार ये 5550 का लेवल अगर सरपास कर देता है नेक्स्ट कुछ दिनों में, सो आई थिंक यहाँ पे 5700 तक का मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एलटीआई माइंट्री में एक अपॉर्चुनिटी साफ बन रही है। चलिए, कुछ देर पहले हमने शिपिंग सेक्टर की बात की, उसके बाद अब एक और सेक्टर की बात करते हैं जो फैली एक नया सेक्टर है, ड्रोन। और यहाँ पर भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट की तैयारी में बड़ी तैयारी हो रही है। सीएनबीसी आवाज के हाथ कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगे हैं कि बजट में ड्रोन सेक्टर के लिए एक अलग फंड तैयार होता हुआ दिखाई दे सकता है। रोहन सिंह हमारे साथ है। रोहन, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है?
जी जो ड्रोन सेक्टर है वो काफ़ी कुछ उम्मीद कर सकता है इस बार बजट में, खास तौर पर एक डेडिकेटेड फंड जो कि ड्रोन में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होगा, इसकी घोषणा की जा सकती है। दरअसल भारत में जो बाहर से जो ड्रोन आते हैं उन पर उनके इंपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और सरकार चाहती है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है वो वाले ड्रोन बढ़े और इसके लिए ये फंड रहेगा जो भारतीय कंपनियां हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन सेक्टर में हैं, कुछ अर्ली स्टेज पे हैं, उनको ये फंड मदद करेगा खासतौर पर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि सरकार बनाएगी, लेकिन जिसका जो फायदा है जो ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप्स हैं वो ले सकते हैं इसमें, इसकी घोषणा भी की जा सकती है। इसके अलावा जो सरकारी खरीद है उसमें ड्रोन को बढ़ावा देना, कुछ मंत्रालयों को चिन्हित किया गया है जिसमें कि डिफेंस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, एग्रीकल्चर है, जहां पे इसकी जो खरीद है उसको बढ़ाने की बात है। जो ड्रोन में इसकी जो बजट है उसमें इसकी घोषणा हो सकती है। और आखिर में ड्रोन डीडी जो बहुत ही एक पॉपुलर सरकार की स्कीम है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, उसका जो आवंटन है वो बढ़ाया जा सकता है और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी भी इसमें इंक्रीज किया जा सकता है। तो ड्रोन सेक्टर कुछ इस तरह की घोषणाओं की उम्मीद इस बार बजट में कर सकता है। सेक्टर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर सकता है। एक प्योर प्ले ड्रोन का आपके लिए जेन टेक्नोलॉजी है, वो ऑफ कोर्स एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है जो बड़े एक्सचेंज यानी कि अपने मेन बोर्ड पर लिस्टेड है वो है आइडिया फोर्ज। स्टॉक देखिएगा 3.5% ऊपर। कवरेज है क्या आशीष चतुर्मोता आइडिया फोर्ज में? नहीं हर्षिता, इस पे में हमारा ज़्यादा कवरेज है नहीं। डेफिनेटली सेक्टर काफ़ी बुलिश फ्रेम में है और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड सेक्टर की यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है और इसके बेनिफिशियरी भी आइडिया फोर्ज जैसी कंपनी रहेगी। तो हमने पर अभी हमारे स्टडी में है, पर हमने इसको अभी तक के कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह की एक ड्रॉप के बाद स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा है, यहाँ से रिस्क मुझे काफ़ी लिमिटेड स्टॉक के अंदर में नजर आती है। ओके, आइडिया फोर्ज पे यहाँ पे आपके व्यू। बहरहाल अब एक बार मार्केट्स को देखते हैं। 24302 उसी ट्रैजेक्टरी में है, लेकिन अब एक काम करते हैं, कुछ और खबरों को देखते हैं क्योंकि ये बजट आने वाला है, ये क्रम जारी है। बाजार हर सेक्टर को लेकर कुछ उम्मीदें लगा के बैठा है। कुछ सेक्टर्स जो है वो अपनी आई थिंक जिसे कहते हैं ना बजट ही एलोकेशन आवंटन जो है उसमें एक हाइक की शायद अपेक्षाएँ रखते हैं। और इसी क्रम में हेल्थ केयर स्पेस, यहाँ पर भी जो बजटीय सहायता है वो बढ़ाई जा सकती है। एक्सपेक्टेशन क्या है, सब चीज़ से बात करने के लिए मंत्रालय की इस वक्त तैयारी कैसे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ दीपाली हैं। दीपाली, क्या तैयारियां और इस सेक्टर की, इस स्पेस की कौन कौन सी डिमांड फुलफिल हो सकती हैं, मेजर डिमांड्स क्या है? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो खास तौर पर कोविड के बाद सरकार की प्राथमिकता और ज्यादा देखने को मिली है इस क्षेत्र को लेकर। और इस बार के बजट में जो बड़ी घोषणाएं हो सकती है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से वो ये कि इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन वित्त मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कर सकती है। 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन बजट की राशि में वित्त मंत्री की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो बड़ी घोषणा है वो हो सकती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता करने को लेकर। अभी अगर देश की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे सेकंड नंबर का दूसरा कॉमन ये कैंसर है। इसी के चलते अवेयरनेस बढ़ाई जाए, एक मुहिम छेड़ी जाए और साथ ही साथ जो इसकी वैक्सीन है उसे सस्ता किया जाए। इस लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। अब बात करें आयुष्मान भारत की, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, जिसके तहत एक परिवार में 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। तो इसका दायरा बढ़ता हुआ हम देखेंगे। इसके लिए जो एलोकेशन है वो भी 10 से 15% तक बढ़ सकता है। और साथ ही साथ बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में इस बात को शामिल किया था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा, तो इस लिहाज से भी बड़ा अनाउंसमेंट हम इस बजट में होता हुआ देख सकते हैं। तो हेल्थ सेक्टर के लिए भी बड़े यहाँ पर अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए रोहन और दीपाली, आप दोनों का। लेकिन देखिए, मार्केट भी मांगे मोर, और हर रोज हम आपको बताते हैं कि ब्रोकरेजेस दरअसल मार्केट के लिहाज से बजट में क्या क्या विश लिस्ट तैयार करके बैठे हैं। आज बारी है मोतीलाल ओसवाल की, और यतिन आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ जिक्र किया है। यतिन, मोतीलाल ओसवाल की जहां तक कि बजट एक्सपेक्टेशंस का सवाल है, मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है करंट फाइनेंशियल ईयर का, यानी वित्तीय वर्ष FY25 का, वो करीब 5% के आसपास रहेगा और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस भी यही रेंज के आसपास हैं। जहां तक कि अगले वित्त वर्ष का सवाल है FY26, सरकार एक
लक्ष्य 4.5% का रख सकती है। फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहेगा। मोदी 3.0 का भी ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। इनको लगता है कि कोई भी प्रकार का डाइवर्जन, पॉपुलिस्ट मेजर्स या स्टेट्स के पैकेजेस की बात बजट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन पे सरकार काफ़ी समय से डिसिप्लिन मोड पे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम पीएम किसान योजना के आउटले की बात करें, अगर इसको 50% बढ़ा भी दिया जाए तो 30,000 करोड़ का अतिरिक्त भार होगा। उसके सामने आरबीआई का जो डिविडेंड है और जिस हिसाब से टैक्स कलेक्शन है, थोड़ा बहुत जो आउटले है वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को दिया जा सकता है। सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि जो हाउसिंग स्कीम है, यहाँ इनकम टैक्स की कोई पर्टिकुलर रिलीफ मिलनी चाहिए या अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि सरकार अपना जो फोकस है, जो रेलवे सेक्टर है, डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, वो बरकरार रखेगा। और जो बजट है जो काफ़ी डिसिप्लिन वाला है, वहीं उसी तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेक्टेशन है कि डिफेंस और रेलवेज खास सेक्टर से जहां फोकस रहेगा। जी यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट, जिसमें आई थिंक बजट एक्सपेक्टेशन का उल्लेख किया गया है और मेजर थ्रस्ट एरियाज क्या रहेंगे, उस पर बातचीत हुई है। यतिन, शुक्रिया आपका। निफ्टी अब एक बार फिर से स्विंग देके टुवर्ड्स 24320 और प्रैक्टिकल जो ट्रेडेबल जोन था आज का, उसके बेहद नज़दीक पहुंच चुकी है हाई। वो जोन था करीब 24,360 का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो जब आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी होगी, इसमें आज श्री वैभव सांघवी CEO आस्क हेड सॉल्यूशंस के हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। में करीब 2 दशक का अनुभव है। ASK हेड सॉल्यूशन से पहले वैभव एवेंजर्स कैपिटल और एम्बिट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ DSP मेरिल लिंच में भी काम कर चुके हैं। वैभव, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट बजट को लेकर अब थोड़ा सा नर्वस होने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। क्या ये वापस वही कैपिटल गेंस के टैक्सेशन को लेकर थोड़ा सा नर्वसनेस या थोड़ा सा डर माने इसको? आई थिंक अनुज, आई थिंक नर्वसनेस थोड़ी जायज़ है, बिकॉज हमें लगता है कि इस बार का जो बजट रहेगा वो अगले 5 साल के पॉलिसी डायरेक्शन को अच्छी तरह से बताएगा। सो मार्केट का डायरेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मार्केट मूवमेंट, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा स्पेशली ये बजट पे। ऑफ कोर्स मार्केट के हिसाब से देयर इज ऑलवेज अ डाउट इन टर्म्स ऑफ के कैपिटल गेन्स पे उनका क्या रुख रहेगा, STT पे क्या रुख रहेगा, खास करके ऑप्शंस पे। और जिस हिसाब से हम डिस्कम्फर्ट देख रहे हैं रेगुलेटर्स की तरफ से ऑन दी ऑप्शन साइड, ऑन द ऑप्शन मार्केट, हमें लगता है कि ये सब मेजर्स हम काफ़ी क्लोजली वॉच करेंगे और उसका क्या परिणाम, उनकी क्या सूचना, उनकी क्या अनाउंसमेंट रहेगी और उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये बारीकी से देखना पड़ेगा। वैभव जी, इनफैक्ट मैं इसी बात पे आ रहा था। आई मीन, अगर ऑप्शंस के मार्केट्स को लेकर कुछ टफ आई थिंक सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना, आई मीन इस कारोबार को आप भी पिछले 20 साल से देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ब्रोकरेजेस परसिस्ट करती ही नहीं है अब, है ना। तो आपका एग्जैक्टली यही जो थे वो मेजर ड्राइविंग फोर्स थी। हाउस व्यूज मतलब जो ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स हैं, आई मीन CDSL और को आप छोड़ दीजिए, वो तो आई मीन एक डिपॉजिटरी सर्विसेज वाला कंपनी है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस पे आपका व्यू क्या होगा उसके बाद, अगर वाकई ऑप्शन सेगमेंट पे डेंट पड़ता है तो? सी, आई थिंक कैपिटल मार्केट्स के जो भी स्टॉक एसोसिएटेड है उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है अगर देयर इज सम एडवर्स न्यूज और अनाउंसमेंट्स। बट फ्रॉम अ हेल्थ ऑफ द मार्केट, जितनी अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन हो रही है, अपने मार्केट जैसे डेवलप हो चुके हैं और जिस हिसाब से रिस्क मॉनिटरिंग मेजरमेंट लागू किए हुए हैं, हमें लगता है कि इस मार्केट को आई थिंक नॉट फर्दर एनकरेजमेंट बट एटलीस्ट स्टडी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वन ऑफ द रीजंस इज कि जहां बाहर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं वो कभी ना कभी एक तरीके का हेजिंग मैकेनिज्म हमेशा खोजते रहते हैं और वही मार्केट में ज़्यादा उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि जहां उनको एक थोड़ी हेजिंग मैकेनिज्म मिले। सो रोबस्ट रखना डेरिवेटिव मार्केट को इतना ही इम्पोर्टेंट है
जितना इम्पोर्टेंट है कि हम उनका जो पार्टिसिपेशन है वो मेजर तरीके से सबको करें। सो एक काफ़ी ट्रिकी बैलेंस रहेगा, बट एज यू राइटली मेंशन कैपिटल मार्केट्स के कंपनियां जो भी एसोसिएटेड है, एक बार बजट अनाउंसमेंट्स के बाद ही प्रॉबेबली हम व्यू ले सकेंगे उसमें। ओके, मीनवाइल मार्केट ग्रीन में आया, निफ्टी एकदम से 24,330 पर, मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रैली और बैंक निफ्टी लीड कर रहा है अब इस मूव को। बैंक निफ्टी अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ 130 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये देखिए, डे हाई था करीब 52,400, लेकिन वो ट्रेडेबल नहीं था। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस ये डे हाई है। अच्छा वैभव जी, चलिए बजट की तो बात हो गई, लेकिन एक इमीडिएट ट्रिगर जो उससे पहले है वो है अर्निंग्स, और आज टीसीएस की अर्निंग्स आएंगी। आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है, लार्ज कैप आईटी पर? क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक महीने में इन्फोसिस भागा है, ऐसा लग रहा है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ बहुत पॉजिटिव आने वाला है यहाँ से। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक अनुज, जिस हिसाब से हम सेक्टर को देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नहीं, ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर से इतनी भारी पॉजिटिविटी देगा, लेकिन हमें एक रिकॉग्निशन करना चाहिए कि ये क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर में वर्चुअली अर्निंग्स बॉटम आउट हो जाएंगे। और जब हम फ्री कैश फ्लो यील्ड की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है एटलीस्ट जिसका फ्री कैश फ्लो यील्ड करंट स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से रीजनेबल लगते हैं। सो जब वैल्यूएशंस की बात करें और बिजनेस बॉटमिंग आउट की बात करते हैं, और यहाँ से अगर रिकवरी की संभावना में अगर कमेंट्री अच्छी देते हैं तो एक अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छा सेंटिमेंट बन सकता है ओवरऑल ऑन दी आईटी स्पेस। अभी इस स्पेस में कौन सी कंपनी कैसे अर्निंग्स देगी, क्या कमेंट्री देगी, वो तो एक बार आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट ऑन एन ओवरऑल सेक्टरल बेसिस हमें लगता है कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से रिकवरी की काफी गुंजाइश है। अच्छा वैभव जी, कल का जो ऑटो में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, मारुति एक मेजर, अगर आप देखें, उसका बेनिफिशियरी है, और हाइब्रिड गाड़ियों पे, ईवी गाड़ियों पे अगर राज्य सरकारें ऐसा निर्णय लें तो ऑटो में आप लोगों की अप्रोच कल, आई थिंक इस पूरे डेवलपमेंट को आपने रीड किया होगा। ऐसे इन्वेस्टर आई थिंक इस बदलाव को, इस सोच को राज्य सरकारों की, और अगर और कुछ राज्य सरकारें भी इस तरफ बढ़ती हैं तो किस तरीके से लेना चाहिए, स्पेशली उन कंपनियों के लिए जिनका ईवी एंड स्पेशली जिनका हाइब्रिड पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है? एक हमें समझना चाहिए कि ओवरऑल फ्रॉम करंट आईसीई इंजिन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन है कि इधर हाइब्रिड या ईवी पे सरकार का झुकाव रहेगा। अगर हमको 2070 तक अगर हमें नेट जीरो करना है तो एक बड़ा पहलू है ये, और एक बड़ा एरिया है जहां हमें इम्प्रूव ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस करना पड़ेगा। इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट एक एक्सपेक्टेड है, और ये कंटिन्यूड रहेगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। हमारा व्यू उससे सीमित नहीं है, हमें लगता है कि ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे हर एक कंपनियों को ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द ईवी साइड, ऑन द हाइब्रिड साइड, और ऐसे प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे जो, और इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिठाना पड़ेगा जहां से ये सहूलियत मिले कि ये प्रोडक्ट्स को हम अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूज कर पाए। सो ऑफ कोर्स केपेक्स ज़्यादा रहेगा, एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी बहुत ही क्लियर है, और इन बिटवीन अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट साइकिल की बात करें तो अलग हर एक सेगमेंट, जैसे कि पीवी कहें या टू व्हीलर्स कहें या ट्रैक्टर्स कहें या सीवीज कहें, हर एक सेगमेंट अपनी ओन साइकिल पे भी चल रहे हैं। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट डायरेक्शन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हाइब्रिड और ईवी की तरफ ही है। वैभव, गुड आफ्टरनून। मैं कंजम्पशन स्टोरी पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि डाबर और मैरिको का हमने वो Q1 का अपडेट देखा और वहां पर उन्होंने कहा है कि रूरल इकोनॉमी में कुछ पिकअप के साइंस देखने को मिले हैं। आज मिसाल के तौर पर आईटीसी देखिए, एक अच्छा खासा रुझान 1.5% ऊपर है। अब पोस्ट इलेक्शन ये बातचीत हो रही थी कि शायद रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सोशल स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या उस बेसिस पर पोजिशनिंग बढ़ाई जा सकती है क्या इन एफएमसीजी, या फिर टू व्हीलर प्लेस में? आई अंडरस्टैंड आप लोग पहले वो ऑटो की बात कर भी रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक टू दिस रूरल इनकम
एफएमसीजी कंपनियां या फिर टू व्हीलर्स, क्या वहां पर एक्सपोजर बढ़ाने की गुंजाइश है या नहीं अगले 10 दिनों में? ऑफ कोर्स हर्षदा, आई थिंक ये 10 दिनों की बात भी नहीं है। आई थिंक अगर हम देख रहे हैं कि अगर मॉनसून्स अच्छी तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से है इन टर्म्स ऑफ द रेनफॉल, तो एक और सोइंग पैटर्न भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि फ्रॉम अ डिस्पोजेबल इनकम रूरल इकोनॉमी में थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर बजट में हम थोड़ा सपोर्ट देखें इन टर्म्स ऑफ द रूरल साइड और इनकम बढ़ाने की बात करें इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, तो एक ये ऐसा सेक्टर है जो लास्ट 2 साल से एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट वो परफॉर्म नहीं कर पाया है, और इस हिसाब से हमें लगता है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है। अगेन रिकवरी, इट्स वन ऑफ द टेक्स्ट बुक केस के बिजनेस रिकवरी चालू होने में है, मैक्रोज भी सपोर्ट कर रहे हैं और वैल्यूएशंस भी डिसेंट है। सो ये सेक्टर में भी हमें लगता है कि काफी मोमेंटम रहेगा, एटलीस्ट फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। हाँ, ये सेक्टर्स ऐसे नहीं है कि आपका इट्स नॉट अ हाई बीटा सेक्टर, बट ऑन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव ये हमें लगता है कि बेहतर रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, मार्केट का जो सबसे बड़ा पिलर है प्राइवेट बैंक्स, वहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि करीब 1 हफ्ते पहले तक एक हमने डिसेंट रैली देखी थी इवन HDFC बैंक में, वो MSCI के फैक्टर को लेकर, लेकिन उसके बाद तो अपडेट खराब आया और वहाँ से हमने फिर करेक्शन देखी, ना सिर्फ HDFC बैंक में बल्कि बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स को भी ड्रैग किया साथ में उसने। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? मैं काफी टाइम से ये कह रहा हूँ कि हम बैंकिंग में ऐसे ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो अभी पीक पे है, क्रेडिट ग्रोथ पीक पे है, और एनपीए साइकिल, वन ऑफ द बेस्ट एनपीए साइकिल्स ऑलरेडी इन दी बुक्स है। अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे इंक्रीमेंटल बेसिस पे यहाँ से डिटीरियोरेशन ही दिखेगा। सो फ्रॉम अ एनालिस्ट पर्सपेक्टिव और एस्टिमेट्स के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो यहाँ से एस्टिमेट्स ऑन अ रिलेटिव बेसिस आई थिंक यहाँ से सॉफ्टन होने चाहिए। ऑफ कोर्स बिटवीन प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी वैल्यूएशंस का उतार चढ़ाव हुआ है, जहां पे ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस PSU बैंक 0.5 टाइम्स बुक ब्रॉडली से अभी 1.1 1.2 टाइम्स है। एट द सेम टाइम प्राइवेट बैंक जो अर्लियर 3 टाइम चल रही थी, एक करीबन अबाउट 2 टाइम्स है। सो वो पैरिटी और प्रोबेबली आई वुड से द वैल्यूएशन कंप्रेस हो चुके हैं बोथ प्राइवेट और PSU बैंक्स में। बट ऑन मैक्रो बेसिस आई थिंक ये सेक्टर में थोड़े हेडविंड्स आ सकते हैं, और जहां रेगुलेटर्स का भी झुकाव इस तरह है कि आप अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं कर सकते, आप LCR और LDR को भी काफी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम न्यूट्रल हैं ये सेक्टर पे करंटली, और इंडिविजुअल स्टॉक अपॉर्चुनिटीज ही प्रॉब्ली देखेंगे यहाँ पे। अच्छा वैभव जी, रियल स्टेट पे हम सब ने आई थिंक CY 23 में पैसा बनते हुए देखा, बहुत अच्छा पैसा, मीन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। रियल स्टेट एंसिलरी में बहुत अच्छे अगर आप देखें मूव देखिए, पॉलीकैब को देखिए, एस्टेल को देखिए, ऑल टाइम हाई पे। लेकिन इस बार पहली बार बीते 3 महीने में 4 महीने में वो तेज़ी विजिबल है थर्ड कंपोनेंट पे भी, और दैट इज़ HFCs। गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो गोल्ड प्राइसेस उसके लिए एक मेजर ड्राइविंग फोर्स भी है, बट HFCs के हालिया मूव पर आपका टेक और मूव बाकी है क्या अभी? आपका अनुमान क्या कहता है? See, HFC from a longer term, extremely longer term business opportunity में बहुत ही steady रहेगा। बट अगर हम देखें काफ़ी रैली हो चुके हैं, और हम बजट की राह देखेंगे बिकॉज काफ़ी ऑप्टिमिज्म भी बिल्ड है आवास योजना की तरफ से, और काफ़ी अदर मेजर्स जो अपेक्षित है कि सरकार उनको थोड़ा पुश करेगी और एन ओवरऑल सेक्टरल बेसिस एज वेल। सो आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग हो चुका है। हम वेट करेंगे बजट में क्या मेजर्स आते हैं, और फिर कॉल लेंगे ये पूरे सेक्टर पे। स्पेस जहाँ पर पिछले हफ्ते से ही अच्छी तेजी बनी है वो ऑयल एंड गैस, ONGC का स्टॉक आपने देखा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जब भी बाजार लड़खड़ा रहा है वो स्टेप अप कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऑयल एंड गैस में इस समय के नए ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं जो इस रैली को ड्राइव कर रहा है? क्योंकि क्लियरली आप ONGC 304 के लेवल्स पर और हर रोज इसमें 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है।
सी हमने देखा आई मीन बिट्स एंड पीसेस में काफ़ी मेजर्स आ रहे हैं, जैसे कि बात थी एक्साइज ड्यूटी कम करने की फ्रॉम अ गैस पर्सपेक्टिव, एलएनजी और पीएनजी के पर्सपेक्टिव से, सीएनजी सॉरी। तो हमें लगता है कि ये मेजर्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस कंटिन्यूड रहेगी, बिकॉज फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि गैस एक ऐसी चीज है जहां सरकार का झुकाव ऑन द पॉजिटिव साइड है, उनको एनकरेज करना है ये पूरे सेक्टर्स को। सो यू विल कंटिन्यू टू सी मेजर्स कमिंग ऑन द सेक्टर, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि काफी म्यूचुअल फंड्स के वहां से काफी नई लॉन्चेस हुई है स्कीम्स की इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी फंड्स एज वेल, और उसी के कारण भी हम देखते हैं कि ये पूरे सेक्टर्स में थोड़ा अच्छा मोमेंटम है। सो प्रोबेबली एक बार ये डिप्लॉयमेंट अगर समझो खत्म होती है, तब हम बाद में फ्रेश आउटलुक लेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, क्या वैल्यूएशन बैठते हैं, और फिर ये हमारे हिसाब से देखना चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब कल की तैयारी करेंगे हम। सबसे पहले यतिन के पास चला जाए डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। डीलर्स की नज़र किन दो स्टॉक्स पर? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले टीसीएस रिजल्ट्स आएंगे पोस्ट मार्केट, और काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं अपने नेटवर्क में, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के पहले टीसीएस में थोड़ा बहुत लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और डीलर्स की अगर आप माने तो 3960 4000 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो एंटिसिपेशन बाजार का है कि थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन से बेटर यहाँ रिजल्ट्स आने चाहिए। इसके अलावा जेएसपीएल ये भी एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट लगभग 3% ऊपर है और डोमेस्टिक फंड्स बायर हैं, तो यहाँ भी डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 से 30 रुपये की अपसाइड। ओके, तो दो स्टॉक्स टीसीएस नंबर से पहले और जेएसपीएल यहाँ पर, दोनों पर बीटीएसटी की सलाह डीलर्स की तरफ से आ रही है। आप ऑब्वियसली अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल देखकर ट्रेड लीजिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ट्रेड लीजिएगा। चलिए अब बीटीएसटी की बारी और शुरुआत करते हैं उसकी। शिल्पा जी क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस बीटीएसटी लेना चाहिए, तो काफी गिर चुका है और एक सपोर्ट जोन, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन 5900 तक आ गया है, तो यही आपका सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर थोड़ा भी मार्केट अपसाइड जाता है और ये अगर टर्न अराउंड रहता है तो बहुत फास्ट आपको 7200 7250 के लेवल्स वापस आ जाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है एंड मुझे लगता है कि कल तक आपको ये लेवल्स आते हुए मिलने चाहिए। ओके, बजाज फाइनेंस पे बीटीएसटी ट्रेड है, एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से आप स्टॉक को पिक करेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए। प्रशांत, आपका ट्रेड? वीरू जी मुझे इंडस टावर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 3 दिनों तक एक डिप आई थी जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था और अब ऑलमोस्ट 394 394 पे ट्रेड कर रहा है। सो 385 385 स्टॉप लॉस रखेंगे और 410 से लेके 415 का टारगेट रखेंगे 415। प्रशांत, इनफैक्ट बैन में है, तो ये ट्रेड आप कैश के लिए सजेस्ट कर रहे हैं या फिर आप इसे रिप्लेस करना चाहेंगे? जी ये मैंने कैश के लिए ही सजेस्ट किया है। ओके, फेयर इनफ। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए आईटीसी पे हर्षिता जी खरीदारी करने का ट्रेड रहेगा। बीटीएसटी कॉल आईटीसी के फ्यूचर में होना चाहिए। 456 के स्टॉप लॉस से आईटीसी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 470 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो आईटीसी ये हो गई मानस के पे। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू। मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है आईटीसी। ट्रेड कर रहा है 458, स्टॉप होगा 455 का, 3 रुपए। टारगेट 465 के नजर आते हैं। आईटीसी तेजी नजर आती। गाबा सर, आईटीसी हो गया एक्चुअली। आज आपका थोड़ा वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमने ले लिया, तो आपको कुछ और चुनना पड़ेगा आज। मुझे सुनना नहीं आता, थोड़ा ऑडियो कम है। आई विल टेक द अनदर स्टॉक, वो है टीवीएस। गाबा सर हाँ बिल्कुल, मेरा ऑडियो का इशू है, सुनने को नहीं आ रहा है। मैं दूसरा ले लेता हूँ। स्टॉप लेंगे मैं अब इंडिगो पसंद है। 4317 में ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 4300, 17 रुपीज का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड 4350 इंडिगो। इंटू एविएशन 4317 पर आपका बाय ट्रेड है। और अब चलते हैं लास्ट ट्रेड के लिए रुचित के पास। रुचित, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, एशियन पेंट्स में बीटीएसटी के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी।
सो आइडियली काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में, और वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। अब जैसे वॉल्यूम्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हुए, सो आई थिंक ये इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस के बाद एटलीस्ट एक कैचअप मूव नियर टर्म में रहना चाहिए स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे 2970 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी 3100 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये फिलहाल 3100 के लिए एक मौका एशियन पेंट्स में। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मेरा कंटिन्यूएशन ट्रेड रहेगा। सवेरे 10 के दमदार में वोल्टास दिया था 1490 में, 1513 है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। डेज हाई पे क्लोज कर रहे हैं, अच्छा खासा मोमेंटम है यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस कर लेंगे 1495 का और टारगेट्स लेंगे 1545 पे, 1545 पे। ओके, वोल्टास आपकी कॉल है यहाँ पे जो BTSC ट्रेड थे या फिर STBT ट्रेड से उनका क्रम पूरा हुआ। अब एक काम करते हैं, रणनीति पे आते हैं, इंडस्ट्रीज पे। इट्स 24324 और बैंक निफ्टी 52276। तो अनुज, जो सुबह बात हुई थी पिवट लेवल्स की, वहाँ से क्रैक हुआ और वहीं से संभला, और निफ्टी बैंक ने 20 DMA को प्रोटेक्ट किया एक बार फिर से। तो इंडेक्स पे करना क्या है और क्या अप्रोच रखें कल के लिए? देखिए, इंडेक्स पर तो अप्रोच मेरी बहुत सिंपल है, कोई पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, गैम्बलिंग जैसा हो जाएगा बीरू। निफ्टी पर एकदम न्यूट्रल रहें। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, बहुत क्लियर है, अगर आप इस मार्केट में विदाउट एनी बायस ट्रेड कर रहे हैं ना, तो मार्केट आपको बहुत अच्छे मौके दे रही है। कोई फीलिंग ना रखें, कोई अगर फीलिंग ना रखें अपनी, तो न्यूट्रल पोजीशन के साथ जाएं। ये सोच के जाएं इस मार्केट में कि मेरे को स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लेनी है। और स्क्रीन बेस्ड ट्रेड आज भी देखिए, स्क्रीन बेस्ड ट्रेड ने क्या शानदार कमा के दिया आपको दोनों तरफ। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लें, पहले 10-15 मिनट के मूव को टोटली इग्नोर कर दें मार्केट में। TCS के नंबर्स आने, तो वैसे भी एक TCS के नंबर्स की वजह से गैप अप या गैप डाउन वैसे भी हो सकता है, तो उसमें आप क्यों बेकार में फंसना चाहते हैं। देख लें एक बार पहले 10-15 मिनट का ट्रेड। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं, मिड कैप में अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। अगर आप चाहें स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मार्केट रिस्क है, तो स्टॉक स्पेसिफिक कैरी करिए, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल सुबह आकर व्यू लीजिए उसमें। जहाँ इंडस्ट्रीज कैरी नहीं कर रहे हैं तो न्यूट्रल चलते हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स यकीन मानिए वाकई बिहेवियर बहुत अच्छे हैं। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ आई थिंक ITC 1.5% ऊपर इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके टिक रहा है। स्टॉक्स में इंट्राडे वोलेटिलिटी कम है, और कुछ काउंटर्स जो कि आज अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें एक वोल्टास है, ये भी अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज होता हुआ। आज OMCs में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। OMCs में IOC, BPCL, HPCL उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एक बार मार्केट ब्रेथ रखिएगा, जरा मार्केट ब्रेथ देखते हैं। देखिए, भले ही निफ्टी आज पूरे दिन में टर्बुलेंस रही हो, लेकिन गया ये हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ही जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। इट्स 24322, 35 लॉन्ग, 56 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 47 और लगभग 43 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टैट्स हैं। सन टीवी में, पेट्रोनेट में फेडरल बैंक नया हाई, ONGC, कोल इंडिया, PSUs में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था आज। ये स्क्रीन इस बात का एक बहुत बड़ा सूचक भी है। 2% की मूव, लॉन्ग बिल्डअप हुआ। उसके बाद HPCL, पॉलीकैब, इंडिया सीमेंट्स, इंडस टावर्स और बलरामपुर चीनी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव थे, बट शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे एक बड़ा कारण थी। शॉर्ट बिल्डअप इन्फो एज, कोफोर्ज, मिड कैप IT में, ज़ायरस लाइफ, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एस्कॉट्स, कुबोटा, ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग फार्मा में आज क्लियरली स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल थी, वो थी प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। अबट इंडिया और विंडो फार्मा, M&M आज भी नुकसान रहा, लेकिन कल की तुलना में थोड़ा कम, बट स्टिल 1% नीचे रहा। लॉन्ग्स प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए, ओबरा रियल्टी और चंबल फर्टिलाइजर्स। एक बार स्टॉक पे एक स्टॉक और लेके आई, आई थिंक, जिसने आज एक डिसेंट क्लोज दिया है, और आई थिंक जब हम कल लौट के आएंगे तो शायद इस स्टॉक के बारे में ज़रूर बात करेंगे। एंड दैट्स आई थिंक टाटा मोटर्स, जो कि 1022 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज होता हुआ। इस दौर यानी 14 मई के बाद। रुचित, आपका टेक टाटा मोटर्स पे क्या होगा? शानदार क्लोज यहाँ पे, बट अभी भी शायद मेरे ख्याल से रिवॉर्ड अच्छा होल्ड करता हुआ इस स्टॉक। यस नो, पिछले कुछ दिनों में हमने स्टॉक में एक 100 डे में से एक अच्छा बाउंस बैक देखा है, और जो गैप एरिया है स्टॉक का वो फिल हो रहा है इनके 1040, 1050 के अराउंड। सो मेरे हिसाब से नियर टर्म में 1040, 1050 के रेंज तक का मूव यहाँ से रहना चाहिए। तो करंट लेवल से भी अगर खरीदारी करनी है तो स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 1000 रुपये 990 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे और 1050 के अराउंड के टारगेट्स रहेंगे। जी हाँ, टाटा मोटर्स और निफ्टी FMCG आपकी स्क्रीन पे आएगा एट 59556, अनुज ऑल टाइम हाई। और लुक एट ITC,
आईटीसी बिल्कुल। आई थिंक वीरू कल या परसों या एक दिन पहले स्पॉटलाइट में भी आया था आईटीसी। आई थिंक हमने डिस्कस किया था, आई थिंक परसों था शायद, इफ माय मेमोरी इज राइट। आईटीसी मुझे लग रहा है कि अब तैयारी कर रहा है ऑल टाइम हाई पे जाने की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली आईटीसी बजट से पहले वीक होता है, इस बार बजट से पहले स्ट्रेंथ में जा रहा है, बहुत स्ट्रांग जा रहा है आईटीसी। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद धीरे धीरे जब वो डीमर्जर का भी थोड़ा सा फाइनल प्लान्स मटेरियलाइज होंगे तो वो नई कंपनी जो होटल वाली कंपनी है उसका भी थोड़ा सा एक आई थिंक लोगों को एक अट्रैक्शन होगा। परसों था ये स्पॉटलाइट में, तो खैर ये स्ट्रांग है काफ़ी, पूरा सेक्टर स्ट्रांग है वैसे एफएमसीजी का पूरा, मतलब अक्रॉस द बोर्ड हमने अच्छे गेंस देखे हैं, और ये एग्जैक्टली एक साल पहले लगाया था इसने 52 वीक हाई। तो आई थिंक तैयारी हो रही है उस लेवल को क्रॉस करने की। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज, और ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए, दैट्स आई थिंक टाटा कंज्यूमर। इस बार ये थोड़ा पीछे है, अगर आप कंपेरिजन देखिए हुआ क्या कि लास्ट ईयर टाटा कंज्यूमर ने बहुत स्ट्रांग हो दिया था और गोदरेज सीपी ने बहुत स्ट्रांग हो दिया था, लेकिन इस बार ये थोड़ा पीछे है, बट डिसाइसिवली इतना पीछे नहीं है कि हम इसे बिल्कुल छोड़ दें। बट आज ये देखिए कल के बड़े मूव के बाद जाके एग्जैक्टली सेटल हो गया 10 डेमा पे। मानस, इस बार की रीडिंग क्या कहती है कि फोकस ऑन आईटीसी, मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया, एचएल, टाटा कंज्यूमर इस बार क्या इस रेस में बैकफुट पे ही परसिस्ट कर रहा है? अभी कोई लग रहा है आपको एक्शन आएगा इस स्टॉक में? देखिए, एक्शन आना मुश्किल है क्योंकि 1160 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टाटा कंज्यूमर दिखा रहा है। अब अगर ये 10 डे मूविंग एवरेज नीचे गया तो आप इंटरडे चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी देखेंगे। उस केस में शायद 1100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, और आईटीसी और जो दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है वहां पर ही खरीदारी करें। आईटीसी और सॉरी मैं एक बार इंडिगो रिविजिट करता हूँ, क्योंकि आई थिंक गाबा सर ने पिक किया था इसको इंडिगो को, और मैं चार्ट देख रहा था इंडिगो के, और 50 डे मूविंग एवरेज पर 5-6 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। तो खैर इस पर ऑलरेडी कॉल हो चुकी है, लेकिन सोचा एक बार इसको रिविजिट कर लूँ। ये एक स्टॉक था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और एक स्टॉक जो बार बार रेडार पर आ रहा है वो है HCL टेक, और वीरू आज इसमें शॉर्ट कवरिंग भी हुई है थोड़ी सी, करीब 2% ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था, मैं नॉर्मली जब रोलओवर की प्लेट्स चेक कर रहा था, सबसे हाई रोलओवर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का है, करीब 32% का रोलओवर है। उसके बाद सीधा नेक्स्ट रिलायंस का 20% पर है। तो मतलब आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को अगर लीडरशिप कहीं से मिलनी है तो वो आईसीआईसीआई बैंक से मिलनी है, तो शायद वो एक फैक्टर हो सकता है यहाँ से मार्केट को आगे बढ़ाने की। अच्छा, आज भी अगर आप इसको देखें आईसीआईसीआई बैंक अनुज, जो इंटरडे हाई सुबह आई था वो ऑल टाइम हाई था। हाँ एग्जैक्टली। तो ये लीडरशिप है यहाँ पर क्लियर, जो बैंक जो एचडीएफसी बैंक से छीनी है वापस आईसीआईसीआई बैंक की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, और क्योंकि एसबीआई के इतने फॉल्स ब्रेकआउट हुए ना इस बार, तो शायद मेरे ख्याल से बाजार आईसीआईसीआई बैंक पर फोकस कर रहा है। आपको अमित, आईसीआईसीआई बैंक पर रीडिंग क्या है आपकी? जी वीरेंद्र जी, आईसीआईसीआई एक स्टेडी अप ट्रेंड में है। 3-4 दिन पहले लगभग 1230 के आसपास एक स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, बट एट द सेम टाइम अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़ा ब्यूटीफुली होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ भी एक स्लो एंड स्टेडी स्ट्रक्चर है। 1220 का स्टॉप रखूंगा, बट इन अ स्लो एंड स्टेडी फैशन 1270 1280 तक जाने की संभावना है। इस बीच अगर आप एक बार टिक बाय टिक चार्ट्स को देखें निफ्टी के, और मैं ओआईएक्स को देख रहा था, और निफ्टी के वाकई पिछले कुछ समय में जो कंट्रीब्यूशन आया है इंडेक्स को, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 275 से 339 में सारा कंट्रीब्यूशन आईटीसी का है। आईटीसी एट डे हाई, एफएमसीजी एट डे हाई, ओएमसीज ने मूव काफ़ी अगर आप देखें दिया आज, और रिलायंस याद रखिएगा जब हमने इस 2 बजे कार्यक्रम का संचालन शुरू किया था अनुज, उस टाइम रिलायंस का योगदान था, बाद में वो हट गया, लेकिन ठीक ठाक क्लोज है अनुज, है ना? क्लोज ठीक ठाक है वीरू। क्लोज मैं यही देख रहा था कि एक्सपायरी के कंसिडरिंग क्लोज एकदम ठीक है। 24,350 पर कल से बेटर क्लोज हो रहा है। बस एक चीज़ है, आज हमने इनसाइड डे बनाया है,
और कल और इनसाइड डे भी काफ़ी मतलब तगड़ा इनसाइड डे है वैसे अगर आप देखेंगे तो। कल के लो से करीब 70-80 पॉइंट ऊपर का लो था, उससे ज़्यादा का ही होगा। कल के हाई से डेफिनेटली मैं सुबह के हाई को हाई मान भी नहीं रहा, लेकिन अगर उसको मान भी लो तो भी 60-65 पॉइंट नीचे, तो उस हिसाब से एक वॉलेटाइल था, लेकिन विद इन वॉलेटिलिटी इनसाइड डे कल मार्केट में बड़ा मूव आने की तैयारी हो रही है। और मुझे एक ऐसा लग रहा है एक शायद मार्केट में एक प्री बजट कंसोलिडेशन / रिवर्सल की शुरुआत हो गई है। एक शायद 24,400 24,500 अभी के लिए मुझे लग रहा है एक नियर टर्म पे थोड़ा सा पीक रहेगा, और डाउन साइड पर 24,150 24,160 ये अगर टूटा तो प्री बजट में एक बार के लिए आप शायद हो सकता है 20 डेमा विजिट कर लें, जो आपको एक अच्छी एंट्री प्रोवाइड करेगा पोस्ट बजट रैली के अच्छी लिए। रहेगी ना? हाँ, पोस्ट बजट रैली के लिए नॉर्मली हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप प्री बजट में रैली करते हैं तो पोस्ट बजट सेल ऑफ आता है, लेकिन अगर प्री बजट में थोड़ा कंसोलिडेशन सेलिंग हो जाए तो पोस्ट बजट नॉर्मली रैली आती है, अगर बजट ठीक ठाक हो तो फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा रहेगा कि मार्केट बजट में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ना आ जाए, मतलब 24,600 24,700 पे ना जाए, 24,123 923 800 पर अगर हम बजट सेल का कारण ज़्यादा बनेगा। हाँ, वहाँ पे सेल का ट्रेड ज़्यादा बनेगा। एग्जैक्टली। तो इसके लिए देखिए अगर 23,800 700 पर अगर आप बजट में गए तो बजट में कोई बहुत नेगेटिव नहीं आया तो वापस आपको स्कोप होगा 24,500 600 और इवन 25,000 तक जाने का। आप बजट में गई अगर 24,600 700 पर तो आप चाहे कुछ भी ले आए बजट में, उसके बाद फिर वो रैली थोड़ा टिकना मुश्किल हो जाएगी। जी, और बात करते करते देखिए निफ्टी अब दैट मीन्स एट 24349 क्लोज अच्छा है और 2 कंसेक्यूटिव सेशन हो गए जब निफ्टी एग्जैक्टली 2 लगा रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल में। कल का लो भी था 10 डे में और आज का लो भी था 10 डे में, और जरा एक बार निफ्टी बैंक लिखा है 53,329 और फाइनली आई थिंक बैंक निफ्टी की कैंडल बन रही है ग्रीन, क्लोज एट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जिसको हमने कल सरेंडर किया था, और आज का लो इवन आई थिंक 20 डे के हल्का सा फ्रैक्शनली नीचे है। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी क्लोजिंग, एंड स्पेशली इस इंडेक्स के लिए जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए आज पुट राइटर्स नहीं थे। निफ्टी के लिए तो फिर भी थे, एक्सपायरी थी, बट इसके लिए नहीं थे, बट स्टिल अगर आप देखें अच्छा क्लोज। इंडेक्स ऑफ द डे, नो डाउट अबाउट दैट, निफ्टी FMCG ये एक आज का इंडेक्स ऑफ द डे होगा। शानदार मूव दिया इसने, और जरा एक बार मैं लेके आता हूँ जरा यहाँ पर बैंस की पॉसिबिलिटी, आई मीन वो काउंटर्स जो कि पॉसिबली बैन में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब लेके आएंगे स्क्रीन पे ये आई थिंक कौन कौन जा सकता है इसमें से बैन में। टाटा केमिकल्स 94%, ओके, बहुत चला नहीं है स्टॉक, बता आई थिंक इस ट्रैजेक्टरी में भी इसमें काफ़ी ओआई एडिशन हो रहा है। 94% हिट कर चुका है। GMR एयरपोर्ट्स 93 मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का हिट कर चुका है। तो पॉसिबली अगर आप देखें ये कल सुबह आपको डेरिवेटिव बैन में मिलेंगे। बैन से बाहर आ सकते हैं बंधन बैंक और ABFRL। अच्छा, ABFRL में रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ मेरे ख्याल से हो गई है, तो शायद पॉसिबली ये काउंटर जो है वो कल डेरिवेटिव बैन से हो। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो रिड्यूस होकर 83% हो गई है। बट हम एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए अनुज, इट्स 24,355 और 52,325 क्लोज शानदार है कंसिडरिंग इंट्राडे में जो हुआ था मार्केट में उसके हिसाब से। खैर ये टिपिकल वीकली एक्सपायरी प्ले, दोनों साइड की ट्रेड्स मार्केट ने आज यहाँ पर दिखाई आपको। लेकर आते हैं सारे के सारे इंडिसेस। इस समय निफ्टी करीब 24,353 पर, सेंसेक्स 79,980 ऑलमोस्ट 80,000 पर ही बंद हो रहा है सेंसेक्स इस समय। और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, IT 1/4%, स्मॉल कैप कहाँ पर था, एक बार स्मॉल कैप भी फायर करिए, 3/4%। एडवांस डिक्लाइन, एडवांसेस के फेवर में रहा, तो मिड कैप मार्केट अच्छा था। एक बार सेक्टोरल ब्रेड थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके के ट्रेड्स रहे। आज की सेक्टोरल ब्रेड में देखिए सबसे क्लियरली जो आपको मेजर इंडिसेस दिखेंगे उसमें ऑयल एंड गैस करीब 1.25% ऊपर, क्लियर विनर आज का। CPSE 1.5% ऊपर, ये एक और क्लियर विनर। और कुछ हद तक FMCG जो 1/3% ऊपर था। IT 1/4% ऊपर, बैंक्स 1/4% ऊपर, कैपिटल गुड्स करीब 1/3% नीचे। जो क्लियर नेगेटिव था वो था रियल्टी इंडेक्स, करीब 1.5% नीचे ये इंडेक्स बंद हुआ। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स ये भी करीब 0.5% नीचे इस समय बंद हुआ। तो ये सेक्टोरल ब्रेथ मोर और लेस पॉजिटिव थी। ऑटोज फ्लैट था, ज़्यादातर इंडेक्सेस ग्रीन में थे, सिर्फ 2 इंडेक्स थे जहाँ पर रेड था टेक्निकली। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज का किस तरीके का रहा, कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। फायर करिए निफ्टी का हीट मैप। सबसे ऊपर ONGC 2.5% ऊपर, इसी ने ऑयल एंड गैस सेक्टर को लीड किया। एक बड़ा सेक्टोरल NFO
खुल रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, उसका शायद एक इम्पैक्ट कोल इंडिया, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, आईटीसी और एशियन पेंट्स, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर मोमेंटम शानदार था। एसबीआई ने भी थोड़ी बढ़त दिखाई आज। टाटा स्टील, टाइटन, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक और हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन में थे। इनफैक्ट पूरा आईटी ग्रीन में था। HCL टेक, TCS सभी में तेजी थी। नीचे जो स्टॉक्स थे उनमें टाटा कंज्यूमर 1.5% नीचे, बजाज फाइनेंस 1.5% नीचे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेकेंड डे रनिंग सेलिंग, कल के 6% के मूव के बाद आज 1% फिर नीचे। सन फार्मा, NTPC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो आज रेड में बंद हुए। HDFC बैंक और ICICI बैंक, हालांकि डीलों से रिकवरी थी लेकिन फिर भी स्टॉक्स दोनों के दोनों रेड में बंद हुए। ओवरऑल एब्सोल्युटली फ्लैट क्लोज। आई थिंक फाइनल जब रेट्स आएंगे तो आप शायद हो सकता है ऑलमोस्ट जीरो के करीब देखें निफ्टी पर। बिल्कुल फ्लैट क्लोज। बट आज जब बाजार खुला तो हमें ग्लोबल मार्केट से पैरिटी एस्टेब्लिश करनी थी, हम उसमें सक्सीड नहीं हो पाए, कोलैप्स हुए, बट सेकेंड हाफ बिलोंग्स टू रिकवरी। और श्री गणेश याद रखिएगा कुछ देर में ही हो जाएगा इस अर्निंग सीजन का विद TCS नंबर्स। कल सुबह जब हम मुलाकात करेंगे तो TCS के नंबर्स पर बात भी करेंगे। सीधा सौदा नीरज जी और आशीष की टीम में जो आज स्टॉक्स थे उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे अगर आप देखिए मूव दिया, आइए उसकी पैमाइश करते हैं जरा सी। और पहले टीम्स देखते हैं नीरज जी की, और इसमें KCP शुगर, HPCL और बंसल वायर जो हालिया लिस्टिंग थी, और मुझे सीमेंस को पिक किया। मूव KCP शुगर में बहुत शानदार 20% का परफॉर्मेंस। उसके बाद ग्लेनमार्क लाइफ को आज यहाँ पर आशीष ने लाजमी ऐसे सेल साइड पर रखा था। येस बैंक, प्रोटीन ईगॉव को यहाँ पर उन्होंने बाय करवाया था, तो इसमें भी अच्छा मूव रहा। तो फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम में ये रही आज की, अगर आप देखें तो आई थिंक क्लोजिंग ये थी करीब 24,337, 12 अंकों पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हर्षता मेरी, नीरज आशीष की। कल अनुज एक शूट के सिलसिले में शायद नहीं होंगे, तो शुक्रवार आप मिस करेंगे, बट मैं कल मिस करूंगा, लेकिन मंडे को जुड़ूंगा मैं वापस। हाँ, और कुछ बड़े इंटरव्यूज़ लाइन अप हैं मंडे के लिए, उनको भी देखना मत भूलिएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और पहला सौदा में। तब तक के लिए नमस्कार।